अटूट बंधन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एकत्रित हुए हैं पूनम सिंह जी की किताब खरपतवार पर चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ हमारे समीक्षक और हमारे वक्ता हैं वंदना वाजपेयी जी। आपका स्वागत है, नमस्कार। वंदना जी, वंदना गुप्ता जी। और नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। और हमारे साथ है पंकज शर्मा जी, जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो अभी रास्ते में है। और पूनम सिंह जी तो है ही। मैम, आप सबका स्वागत है। पूनम जी, आपका माइक ऑफ है। पूनम जी, माइक ऑन कर लीजिएगा, है ना। पढ़ना लिखना और सुनना समझना एक कला होती है। और उसके बाद उस सुने समझे को गुनना भी एक कला होती है। और हम जब गुन लेते हैं तो उसे अपने शब्दों में पिरो करके अगर किसी किताब का स्वरूप हमारे सामने रखते हैं, तो वो एक बड़ी कला होती है और एक महत्वपूर्ण काम होता है। हम जो भी कुछ सोचते समझते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को दूसरों के साथ बांटते हैं किताब के रूप में। वो जगह जगह बहुत सारे लोगों के हाथों में पहुंचती है। और इस तरह जो हमारे अनुभव होते हैं वो हम दूसरों से साझा करते हैं। आज जो हमारे साथ है पूनम जी तो है ही। पूनम जी की ये चौथी किताब है। सबसे पहले 98 में उनकी किताब आई थी आयन प्रकाशन से, और उसके बाद 3 किताबें उनकी किताब घर से आई। उनकी जो किताबें हैं, चारों किताबों पर, तीनों किताबों पर उनके नामवर जी ने भी एक टिप्पणी की थी दूरदर्शन के कार्यक्रम में। तो उसे वो बहुत अपनी उपलब्धि भी समझते हैं और समझना भी चाहिए, क्योंकि नामवर सिंह जी जिस किताब के बारे में बात कर ले तो वो किताब जरूर पढ़ना चाहते हैं सब लोग, एक महत्व रखती है। आज हम बात करेंगे तो हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता जी। वंदना गुप्ता जी के परिचय में बताऊं कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आपकी शिक्षा हुई है। एमए, बीएड और पीएचडी आपने हिंदी में, और सिलीगुड़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय में अभी शिक्षण कर रही हैं। आपके 6 काव्य संग्रह आए हैं और आपकी कविताओं का गुरुमुखी में अनुवाद भी हुआ है। साझा संकलनों में और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आप लगातार प्रकाशित होती रही हैं। टीवी और रेडियो से भी जुड़ी हैं। आपकी रचनाओं का निरंतर वहां भी पठन पाठन होता है, आप पेश करती हैं वहां भी। आपने नाटकों का संचालन और निर्देशन भी किया है और बहुत सारे सम्मान आपकी झोली में है। आपका स्वागत है वंदना जी। और दूसरी जो हमारी वक्ता धन्यवाद है वो शिवानी जी। जी, और दूसरी जो हमारी वक्ता है वो भी वंदना जी है, वंदना वाजपेयी जी। अटूट बंधन का एक दूसरा मुखड़ा आप उन्हें कह सकते हैं। संस्थापक हैं, संपादक हैं। आपने एमएससी जेनेटिक्स में किया है और बीएड किया विश्वविद्यालय कानपुर से। अध्यापन का आपको लंबा अनुभव रहा है और दैनिक समाचार पत्र सच का हौसला में आप फीचर एडिटर रही हैं। गाथांतर पत्रिका में भी सह संपादक रहे हैं और अटूट बंधन पत्रिका में कार्यकारी संपादक रहे। और बाद में ब्लॉग का स्वतंत्र संपादन कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं। अटूट बंधन जो है 2013 में ये ब्लॉग शुरू हुआ था। तब से अब तक बहुत सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपने किए हैं, जिससे लेखकों का तो खाद पानी जिसे हम कह सकते हैं वो हमें मिलता है, और नई किताबों की जानकारी होती है। नए नए जो चर्चा के विषय होते हैं उनको आप अपने कार्यक्रम में रखती हैं और विद्वजनों को बुलाते हैं, उन चर्चाओं में भाग लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है। इस तरीके से साहित्यिक कृतियों का प्रमोशन भी होता है और प्रतिभाओं का प्रोत्साहन भी होता है। और 2 कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह आपके आ चुके हैं, और एक आत्मकथ्यात्मक लेख संग्रह का भी संपादन किया है आपने, जिसमें महिलाओं ने दूसरी पारी में, यानी कि जो अपना एक काम है उनका, उसके अलावा लेखन उनकी दूसरी पारी है, उसमें वो कैसे आया और उसका अनुभव क्या रहा, उसे समेटा था। अनुवादक हैं आप, स्क्रिप्ट लेखन किया है, कॉमिक राइटिंग की है, और एडिटर तो आप हैं ही। और एक वेब सीरीज भी आपने लिखी है। जो रचनाओं का आपकी का पंजाबी, उड़िया, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, नेपाली, इन सब भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और अभी हाल फिलहाल कथा रंग 23 में आपकी कहानी पुरस्कृत हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी, नमस्कार। पंकज जी, मुझे लगता है जब वे हमारे से जुड़े तब मैं उनका परिचय पढ़ दूं, ताकि लोग देखें भी और जाने भी। अभी उनका परिचय पढ़ने से कोई मुझे लगता है ज्यादा लाभ नहीं है। और पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, किताब पे अगर हम बात करना चाहें तो ये आपका चौथा संग्रह है। इसमें कहानियां हैं जो अपने समय को बताती हैं। अपना समय, यानी कि जो पूनम जी ने जिया था, पूनम जी ने जिस समय को जाना था, वो समय है इन कहानियों में।
और मैं उस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। सबसे पहले वंदना गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि उन्होंने इस कहानी संग्रह के बारे में अपनी क्या राय बनाई है, वे हमें बताएं। वंदना गुप्ता जी। नमस्कार मित्रों, दर्शकों, श्रोताओं। अटूट बंधन की विशेष वंदना वाजपेयी जी, वरिष्ठ साहित्यकार पूनम जी, संचालक शिवानी जी और हमारे पैनल के एक बंधु पंकज शर्मा जी अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। मैं उनको भी इसमें समेट लेना चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। पूनम जी मेरी प्रिय कथाकार हैं। अगर गोविंद मिश्र के बाद मुझे किसी की कहानी ने बहुत अधिक प्रभावित किया तो पूनम जी की कहानी। पूनम जी के 4 कहानी संग्रह आ चुके हैं, कोई तीसरा, और कस्तूरी गंध, सुलगती ईंटों का धुआं, खरपतवार, जिस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पूनम जी 90 के दशक से लगातार लिख रही हैं और साहित्य साधना में रत आलोचक भी हैं, कवि भी हैं और कथाकार तो हैं ही। तो पूनम जी ने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लिखा और अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया। कथा साहित्य को और अन्य रचनाओं के माध्यम से भी इन्होंने जो है आलोचना की किताबें लिखी और काव्य संग्रह लिखा। पूनम जी अपने लेखन के माध्यम से जो वर्तमान पीढ़ी है, उस वर्तमान पीढ़ी के सामने सृजनात्मकता के नए आयाम खोलती हैं। पूनम जी ने जो जिया वो जिया, लेकिन पूनम जी की जो रचनाएं हैं वो अतीत से लेकर वर्तमान तक को खंगालती हैं। मतलब तीनों काल अगर हम देखें तो इन रचनाओं में हमें दिखाई पड़ता है। निरंतर साहित्य साधना में रत पूनम जी अपनी रचनाओं के स्तरीय स्वरूप को गढ़ने में निरंतर संघर्षरत हैं। बड़े सधेपन से, कुशलता के साथ, परिपक्वता के साथ, कलात्मकता के साथ ये अपनी रचनाओं की ताने बाने को ऐसे बुनती हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो समय से संवाद करती नजर आती हैं। हम बात करें, अगर हम संवेदनाओं और साहित्य के सरोकारों को लेकर बात करें या उसके सत्व को लेकर हम बात करें, तो पूनम जी की जो रचनाएं हैं, पूनम जी का जो कहानी संग्रह है खरपतवार, इस कहानी संग्रह में 9 कहानियां हैं और 9 कहानियों की जो तमाम स्त्रियां हैं वो मैं कहूंगी कि जो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है उसके दुर्ग को ढहाती हुई ये स्त्रियां जो है परंपरागत मर्यादाओं के चक्रव्यूह से निकलकर, दकियानूसी चक्रव्यूह से निकलकर अपने रास्ते स्वयं बनाती हैं और स्वनिर्मित उसूलों के माध्यम से बनाए गए जो इनके रास्ते हैं उस पर वो चलती हैं और अपने व्यक्तित्व को विकास देती हैं, अपने अस्तित्व के नए संदर्भों को तलाशती हुई जो है आगे बढ़ती हैं, दहलीज लांग कर निकल पड़ती हैं अपने नए भविष्य को गढ़ने के लिए। खरपतवार कहानी की पहली कहानी में जो मैं कहूंगी कि जो शीर्षक कहानी है, इस कहानी की पहले मैं चर्चा करूंगी और समय रहा तो सभी कहानियों पर, इस संग्रह की सभी कहानियों पर या 2-3 कहानियों पर मैं अपनी बात रखूंगी। तो इस कहानी की जो 2 स्वतंत्र चेता लड़कियां हैं, दिव्या और माही, ये दिव्या और माही अपनी परंपरागत परिवार में की जकड़न से मुक्त अपने घर की सांकर खोल कर निकल पड़ती हैं। छोटे से कस्बे, यूपी और बिहार के छोटे से कस्बे से एक महानगर में अपने भविष्य को तलाशने के लिए। जब तलाश खत्म हो जाती है तो ये सोचती हैं कि अगर यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली तो इसके बाद वो जाएंगे कहाँ। एक दूसरे की हौसला अफजाई करती हुई ये लड़कियां अपनी आप बीती एक दूसरे से साझा करती हैं और इस स्मृतियों के सहारे जब वो अपनी अतीत को एक दूसरे से साझा करती हैं तो बहुत सारे चित्र, सामंती परिवार मैं कहूंगी कि, और पिता के आतंक के साए में जीती हुई ये लड़कियां किस तरह से एक दुस्साहस के साथ निकल आती हैं उन परिवारों की जकड़न से मुक्त खुद को करके। जब ये थिएटर की दुनिया से जुड़ती हैं, जब माही निकलती है अपने परिवार से
मैट्रिक पास करने के बाद जब उसे सरकार की तरफ से आगे पढ़ने का अवसर दिया जाता है और पिता के मना करने के बावजूद अपनी हट के साथ वो निकल पड़ती है, वहां पर भी उसे जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसे सकारात्मक सहयोग भी मिलता है। सरला मैम और जो तपन भट्टाचार्य के द्वारा जो है उसे थिएटर की दुनिया में और पढ़ाई में वो आगे बढ़ती है, बहुत सहयोग मिलता है। यहीं पर उसकी मुलाकात मनीष से होती है, जो उसके सपनों को आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करता है। बात हम करते हैं कि जब वो दिल्ली के थिएटर से जुड़ती हैं वहां पर ये लड़कियां, तो धीरे धीरे एक मुकाम हासिल करती हैं। एक कहेंगे कि अगर थिएटर की दुनिया में एक अच्छा मकाम हासिल करती हैं, अपने कैरियर को बनाती हैं, अपने कैरियर को चमकाती हैं, और जब वहाँ का जो उन्मुक्त वातावरण देखती हैं तो उनकी जो कस्बाई मानसिकता है, और मैं कहूँगी कस्बाई संस्कार जब टकराते हैं तो उनको एक संकोच होता है, लेकिन उस संकोच से वो निकलती हैं और वहाँ के वातावरण से तारतम्य स्थापित करते हुए जो है आगे बढ़ती हैं। जब ये आगे बढ़ जाती हैं तो दिव्या और माही दोनों ही, माही का आगे बढ़ना मनीष के द्वारा जो है उसको टोकना कि अब तुम कहाँ तक इस तरह से आगे बढ़ती रहोगी, पैरों में पाजे बांध लो, एक डायलॉग जो है, और बैठो दिन भर टीवी देखकर और जो है फिल्में देखकर क्रिटिक के रूप में उनकी आलोचना करो। तो माही को ये स्वीकार नहीं होता है, वो मनीष का साथ छोड़ देती है। लेकिन जो दिव्या है, दिव्या एक बड़े आदिवासी जो एक समारोह होता है उसमें भुवन बनमाली से मिलती है, जो आदिवासी बच्चा है और जो जुड़ता है, मैं कहूँगी युवा है, जिसमें ये जुड़ती है उस समारोह में, वो भुवन बनमाली के प्रति आकर्षित होती है, उसकी सहजता पर, उसकी सरलता पर। और यहीं पर थिएटर की दुनिया में एक हादसा हो जाता है जिससे इनके हौसले और इनका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। यहीं पर थिएटर की दुनिया में काम करने वाली एक सरोज है, वो आत्महत्या कर लेती है। उस आत्महत्या के पीछे जो मी टू की मुहिम है उसमें वो कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, तो उसकी सांसों को जो है उससे वंचित कर दिया जाता है। तो ये दृश्य अगर हम देखें तो वर्तमान में भी हमें ये दृश्य दिखाई देते हैं कि जब स्त्रियां विरोध करती हैं किसी भी चीज का और देखती हैं, उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें उनकी सांसों से वंचित कर दिया जाता है। वर्तमान में भी आपने देखा होगा जो घटनाएं घटी हैं और स्त्रियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो एक बहुत बड़ा फलक लेकर चली हैं पूनम जी। मैं कहूंगी कि उस समय की घटनाएं और वर्तमान की घटनाओं को जब हम जोड़ते हैं तो उन घटनाओं का स्वरूप एक ही दिखाई देता है। तो ये सफलता है पूनम जी की कहानियों की, कि वो इस तरह से कहानी को रचती हैं कि जो घटनाएं अतीत से चली आ रही हैं वो वर्तमान में भी कहीं भी स्त्री जो है अपना न्याय नहीं पा सकी। जब आत्मविश्वास डगमगाता है तो दिव्या जो है जाने की कोशिश करती है, एक मैं कहूंगी कि हाशिए के समाज में वो अपना वर्तमान खोजती है, अपना कैरियर खोजती है और कहती है ओ भुवन तुम अपनी लघुता में भी कितने विराट हो। और वहां पर वो सोचती है कि उसे ही वहां पर ही उसे उसकी अस्मिता की तलाश जो है वो वहां पर खोजना चाहती है और वहां के लोगों के जीवन में जो है एक रोशनी के रंग भरना चाहती है। तो अगर हम देखें तो पूनम जी की एक कहानी, ये एक परिदृश्य जो इन्होंने इसमें समेटा है, मैं कहूंगी कि व्यापक एक फलक जो समेटा है उसमें ये चीजें नजर आती हैं कि स्त्रियां अभी भी अपने लिए जो है पूरी तरीके से न्याय की मांग नहीं कर पाई हैं। हालांकि उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और वो टकराती हैं, कहेंगे कि समाज की जो दकियानूसी सोच है उससे टकराने का हौसला रखती हैं और अपने बनाए गए रास्ते पर चलती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पितृ सत्तात्मकता की अवधारणाएं हैं उस पर कई प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। पूरे व्यापक फलक के साथ ये कहानी जो है हमारे सामने आती है और जो स्वतंत्र चेता स्त्रियां हैं उनके हौसले को दर्शाती हैं। अब मैं कहूंगी कि पूनम जी
जो अपने पात्र हैं, पात्रों से संबंधित जो घटनाएं हैं और जो भाषा है, उनका जो अंतर्द्वंद है, वो पूरी तरीके से दर्शाने का प्रयास करती है। और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, इस बदलते परिदृश्य में समाज में जो लैंगिक समानता के प्रश्न हैं, इसके लिए वो समाज में जो है समाज शास्त्रीय व्याख्या के ऊपर ध्यान दिलाना चाहती हैं लोगों का। और ऐसे ही विषय को लेकर वो रचती हैं एक कहानी, धुआं है न सोला। और इस कहानी में वो मीनल जो है, उसके बेलाग और असाधारण चरित्र को रचती हैं, जो एक शोध संस्थान की टॉपर छात्रा है। मैं कहूंगी कि उसका एक उसके चरित्र में दो विरोधी भाव जो है पूनम जी ने पिरोए हैं। एक तो वो जो है खैनी और सिगरेट इत्यादि पीती है, और दूसरी तरफ वो अध्ययनशील प्रवृत्ति की है। और जब उसे गर्ल्स हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, तो वो जो है बॉयज हॉस्टल में रहने की एक जनतांत्रिक मांग करती है। और ये मांग जो है वर्तमान परिवेश में बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि इस मांग से जो पूरा विश्वविद्यालय का के अधिकारी हैं, ठीक है, वो अधिकारी सख्ती में आ जाते हैं। और उसकी बोल्डनेस को देखकर जब वो धरने पर बैठती है, तो बहुत सारे प्रोफेसर और जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां हैं उसका समर्थन करती हैं। और उसका अध्ययन, चूंकि अध्ययनशील प्रवृत्ति की है और टॉपर छात्रा है, तो उसका जो रिसर्च पेपर है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्वीकार किया जाता है। और उसको वर्ल्ड की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उसको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। परंतु विश्वविद्यालय परिवेश में तो वैलेंटाइन डे के समय जो शुचितावादी प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं कहूंगी इसमें संदीप इत्यादि जो नेता हैं, शुचितावादी सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के जो नेता हैं, वो एक साजिश रचते हैं मीनल के खिलाफ और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ। ये संस्कृति का रथ जब विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है, तो बहुत सारी लड़कियों की आबरू लूटने का प्रयास किया जाता है, और मीनल पर एसिड अटैक होता है। और उसका समर्थन करने वाला जो गौतम ऋषि है नाम का पात्र है, उस पर भी हॉकी से अटैक किया जाता है। तो ये स्थितियां हैं हमारे समाज की, कि जब स्त्रियां आगे बढ़ती हैं और अपने पूरे जोश और के साथ अपने कैरियर को बढ़ाती हैं, और मुंह फट है, वो विरोध करती है बहुत सारी चीजों का, तो उसे एसिड अटैक से एक वातावरण में दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं और उनको घर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो पूनम जी ये दिखाना चाहती है कि हम लड़कियां कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे समाज की जो मानसिकता है और हमारे समाज के जो गुर्गे हैं, उनकी मानसिकता को बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। इसलिए कहानी की नायिकाओं का एक सजीव चित्र उपस्थित करके ये प्रश्न चिन्ह लगाती हैं हमारे समाज पर पूनम जी, कि ये मानसिकताएं कब बदलेंगी, कब स्त्रियां पूरी तरीके से उन्मुक्त होकर स्वतंत्र होकर जो है अपने कैरियर को बना पाएंगी, और कब समाज में एक सम्मान इंसान की तरह, मानव की तरह पा पाएंगी। बहुत सुंदर बात आपने वंदना जी, आपने बहुत अच्छी खरपतवार कहानी पर बात की। और मुझे लगता है समय को देखते हुए या तो आप बाकी कहानियों पर भी बात करें, या फिर हम वंदना जी से थोड़ा सा कुछ बीच में बातचीत कर लें, कि ताकि हमारा जो समय है वो सबको बराबर से बोलने का अवसर मिले। तो जी, है ना, वंदना वाजपेयी जी को मैं बुलाती हूँ कि वंदना जी आप अपने विचार रखें। और पंकज जी भी शायद हमसे जुड़ चुके हैं, तो वंदना जी आप उन्हें भी जोड़ लीजिए, शायद वो आ गए हैं पीछे। नहीं, उन्होंने कहा था कि लास्ट में आएंगे। आप वंदना जी को बोलने दीजिए, वो सारी कहानियों पे अपने हिसाब से बोल दें, फिर हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि नहीं पूनम जी आप बोलें, फिर मैं बाद में बोलती हूँ, कहानियों की बात करती हूँ, फिर मैं बाद में एक कहानी पे बात हुई है अभी, और संग्रह में 9 कहानियां हैं। आप सब पे अगर बोलना चाहते हैं तो शिवानी सब पे जी बात एक कहानी पर नहीं,
मैं 2 कहानियों पर बात कर चुकी हूँ और मैं अपनी बात को पूरा ही करना चाह रही थी वो कि मेरी लाइट बीच चली में। गई थी सर, जी, आउट हो गई थी। जी, 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 जी। हाँ, तो वंदना जी बोले, उसके बाद में नहीं, मुझे आप जो अपनी बोलिए, बात आप रखनी होगी बोलिए, अवश्य आप ही मैं पूरी बात बोलूँगी। कर लीजिए, फिर हम बोलेंगे। पहले आप बात रख लीजिए। चलिए वंदना गुप्ता जी आप हाँ, तो बताएं। ऐसे ही विषय को लेकर एक कहानी है आपकी, कबीर की कहानी भी। कबीर और हेमा इसके पात्र हैं, जो जातिगत बंधनों को अस्वीकार करके विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। एक सच्चा इंसान, एक सच्चा प्रेमी, इसका जो पात्र है कबीर, वो भीड़ तंत्र का के द्वारा जो है के हाथों छद विच्छेद हो जाता है। और यहाँ पर पूनम जी की कहानी में एक बात आती है सामने कि मानवीयता जो है वो आस्था अनास्था और धर्म से बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि यही जो संवेदना है वो पूनम जी को संवेदित करती है और वो मानवीयता को व्यापक रूप से उठाने के लिए या चित्रित करने के लिए इस कहानी को रचती हैं। और वास्तव में जब हम कहानी के पूरे कहानी को पूरी तरीके से जब पढ़ते हैं या सारे जब परिदृश्य हमारे सामने आते हैं, तो ये भी जातिगत बंधनों को जब कोई युवा अस्वीकार करता है तो उसका जो हस्र होता है, उस हस्र को भी पूनम जी ने जो है अपनी कहानी में बड़े कहेंगे बड़ी बारीकी से जो है चित्रित किया है। अब जो बाजारवाद है, और मैं कहूँगी कि बाजारवाद जिसने स्त्री को जो है एक उत्पाद की वस्तु बना दिया है, उस पर भी पूनम जी ने एक कहानी लिखी है, मोनालिसा, जो छोटी कहानी है पर बहुत मारक कहानी है। और पूनम जी ये कहती हैं कि जो बाजार की दुनिया है, ये भी पितृसत्तात्मकता का एक चेहरा है। और बाजार ने स्त्री के अंग प्रत्यंग पर अपना नाम लिख दिया है और ग्लैमर की दुनिया में कोई भी इंसान जाकर जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी युवती जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। पूनम जी का ऐसा मानना है कि भ्रमित अवश्य हो सकती है, खुश चकाचौंध में खुश अवश्य हो सकती है, लेकिन कैरियर उसका जो बनता है कहीं ना कहीं बिखराव उसकी जिंदगी में आता है, ये दर्शाने की कोशिश करती है। तो ये जो कहानी है वो मोनालिसा कहानी है। और इस कहानी में पूनम जी ने गांव की भोली भाली जो मुनिया है उसको रखा है, और उसका पति बटेश्वर जो है उसको शहर में लाता है, और वो रिक्शा चालक है और बहुत सुंदर है। उसके सौंदर्य पर एकाधिकार रखने वाला उसका पति उससे कहता है कि तुम बाहर मत निकलो। अगर वो निकलना चाहती, वो देखती है अपने आसपास की दुनिया के लोग सुबह काम के लिए निकल जाते हैं, उसकी इच्छा भी होती है कि वो जाए, तो उसकी एक सहेली जो है रूपा उसे ले जाती है बाजार की दुनिया में, और वहां जाकर वो अपना सौंदर्य रूप बेच देती है। और बेचने का कारण यह है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और उसके पति ने रिक्शा के लिए जो लोन लिया था, तो वो सोचती है कि उसका पति, अगर वो उसके पति से अपने पति से कहेगी तो वो जाने नहीं देगा, तो वो चोरी से जाती है और इस ख्वाहिश को लेकर जाती है कि अगर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपने पति का लोन चुका सकती है। उसका पति वहां पर उस चित्र को देखता है, और देखने के बाद जब वो घर आता है तो उसके गालों पर जो उसकी 5 उंगलियां बनी होती हैं, तब बेचारी मुनिया, भोली वाली गांव की मुनिया समझ पाती है। ये प्रस्थान बिंदु है उस कहानी का कि वो पति के 2 रूप को देख पाती है, एक पुरुषसत्तात्मक अहंकारी रूप को देख पाती है और उसके प्रेम के रूप को अलग अलग देख पाती है। तो पूनम जी ने वो समझ ही नहीं पाती है कि उसके पति ने उसके लिए जो स्थितियां रची है, मैं कहूंगी कि जो गाल पर थप्पड़ मारा है उसका क्या कारण है। तो यहाँ पर पूनम जी ये दर्शाना चाहते हैं कि जो कला है वो भी जो है अब कलाकार के लिए वो साधना नहीं रही, वो भी बाजार में आ गई है। और जो स्त्रियां हैं कहीं ना कहीं बाजार की चकाचौंध में जो है अपने रूप स्वरूप को बेचने के लिए मजबूर हैं। ये इस कहानी के संदर्भ में
पूनम जी ने इस तरह से लिखा कि वो सोचती है कि मारा क्यों है, और तब वो सवाल करती है। रूपा उससे कहती, जब 30,000 रुपए लेके आती है तो रूपा उससे कहती कि ये तुम्हारा सम्मान है, तुमने कोई पाप नहीं किया है। और इस तरह सोचती है। उसका पति चला जाता है और एक दृश्य लास्ट में पूनम जी दिखाती है कि एक लड़की उसके सामने साइकिल से गुजर जाती है। तो ये जो दृश्य है वो संकेत करता है कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होती है, और कहीं ना कहीं वो कुछ वह अपनी दुनिया से निकलकर बाहरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के उसके अंदर जो भाव जागृत होते हैं। तो एक छोटी छोटी जो बारीकियां हैं पूनम जी स्त्री की अंतर्वेदना या अंतर्मन को जो चित्रित करती हैं छोटी छोटी बारीकियों के साथ, वास्तव में वो बहुत ही गहरे पाठक के अंतस में उतर कर बहुत दिन तक खटबदाती रहती है। वंदना जी, मैं बहुत समय ले ली हूँ, अब आप बात करें। इसके बाद अगर मुझे समय मिला तो फिर वो अन्य कहानियों पर बात करूंगी। मैं इस समय थोड़ा सा हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कौन कौन हमारे साथ है। रेखा भारती मिश्रा जी हैं, और सरिता कुमारी जी हैं, किरण सिंह जी हैं, सभी का स्वागत कर रही हैं, धन्यवाद। और शिव कुमार पराग जी हैं हमारे साथ, मुकेश कुमार सिन्हा जी हैं हमारे साथ, और मधु रानी लाल जी हैं। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद। सभी इस परिचर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। वंदना जी। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए पूनम जी का, जिन्होंने ये विश्वास रखा कि इस किताब के ऊपर मैं बात करूं। और पूनम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो एक किताब, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी और इस किताब में काफ़ी हद तक वो स्त्री से संबंधित मुद्दे लेकर के आई हैं, और स्त्री के जीवन की बानगी है ये किताब। इसकी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इसमें जो दबी कुचली पितृसत्ता द्वारा दबी कुचली स्त्री है वो मुख्य रूप से आई है। जैसा कि वंदना जी ने कहा कि बाजारवाद भी है, और वो आने के बाद वो किस तरह से अपनी जड़ों को काटती और आगे बढ़ने का साहस करती है, वो भी इन्होंने चित्रित करने का पूरा प्रयास किया है। कहानियाँ थोड़ी सी संश्लिष्ट कहानियाँ हैं जो लास्ट में खुलती, कई कहानियाँ बिल्कुल लास्ट की एक पंक्ति में खुलती हैं, चलती चली आती है, एक अंतिम पंक्ति से आप अर्थ लगाते हैं कि कहाँ से कहानी खुल रही है। तो ये कहानियों का एक अपना सौंदर्य होता है, संश्लिष्ट कहानियों का, उस तरीके से कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले मैं उस कहानी की बात करूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज का ये जो विषय है ये आज बहुत चल रहा है, चंपारण वाली गाढ़ी चाय। ये कहानी मुझे इसलिए जी, तो ये कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये दो जनरेशन की के बीच में जो अंतर्द्वंद चलता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो अंतर्द्वंद चलता है, उसको बहुत खूबसूरती से ये प्रस्तुत करती है कहानी। कि जब पेरेंट्स अपने समय को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास पैसा भले ही कम था, लेकिन उनके पास एक सुकून था, समय था, वो आपस में बात करते थे, हंसते मुस्कुराते थे। वहीं जब वो नई जनरेशन को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके तो संबंध टूटे हुए हैं। वो उनके पास आपस में बैठ कर के बात करने का समय नहीं है। इसके अलावा वो जीवन केवल भाग दौड़ मची हुई है। तो जब अपनी जनरेशन में जा करके उससे तुलना करते हैं तो उस तुलना में वो आज की जनरेशन की प्रॉब्लम्स को जब समझने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे, और इसी समझने को कहानी आगे बढ़ाती है कि ये जनरेशन अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले चुकी है और अपने तरीके से जीना चाहती है। उस जनरेशन के अपने सुख दुख थे और इस जनरेशन के अपने सुख दुख हैं। तो दो कहानी इस तरह से आगे बढ़ती कि दो पात्रों को लेकर के आती है जो पहले आसपास रहते थे और दो मित्र परिवार थे, दूर चले गए, उनके बच्चे बड़े हो गए। एक दोनों के जीवन साथी अब नहीं हैं। जो लड़की की माँ है वो और जो एक बेटे का पिता है, वो आपस में जब मिलते हैं तब वो देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने पुराने जीवन को याद करते हैं कि वो हंसते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी बेटी ने, जो उसका पति है, उसके साथ उसकी नहीं निभ रही है, प्यार खत्म हो गया, तो अलग अलग रहने का फैसला कर रही है। इस कारण वो संकोच कर जाती है कि अपने ही मित्र को किस तरीके से घर में बुलाया जाए। लेकिन बेटी अपने जीवन के फैसले से खुश है, वो रोज की चिक-चिक की जगह ये चुनाव करती। तो यहाँ पे चयन की वरीयता को भी दिखाया गया है। दूसरा, वो जो पति है, जो दूसरे घर का जो पुरुष है, जिसका बेटा और बहू रह रहे हैं, उनके पास भी समय नहीं अपने बच्चे को देने के लिए। पूरा काम
वो खुद कर रहा है, घर का बच्चे को संभालना, ये सारा काम कर रहा है, वो समझाता है, वो उसके बंद खिड़कियों के द्वार खोलता है कि बेटी खुश तो है ना। हमारी खुशी, उस जनरेशन की खुशी किसी और तरीके से थी, आज की जनरेशन की खुशी किसी और तरीके से है। हम अपनी चाबियों से उन तालों को नहीं खोल सकते हैं जो आज की जनरेशन की समस्याएं हैं। तो हम पिछली पीढ़ी की तालियों से नई जनरेशन की समस्याएं जब नहीं खोल सकते तो हमें उनके साथ एडजस्ट करना है। और ये कहानी बहुत खूबसूरत संदेश देती है, क्योंकि बच्चे आज के हैं और उनको आज के वातावरण में ढालने के लिए पेरेंट्स को भी अपनी भूमिकाएं चेंज करनी है। जैसे पेरेंट्स पहले बैठ जाते थे और आराम से बहुएं खाना बना के देती थी, बेटियां खाना बना के देती थी, बेटियां तो नहीं रहती थी साथ में, तब साथ का कल्चर ही नहीं था, बहुएं खाना बना के दे रही हैं, सेवा कर रही। लेकिन अब जब बहू जॉब कर रही है तो वो पुरुष जो उसने कभी कुछ खाना नहीं बनाया, वो एक जगह कहती भी है कि आपको तो कुछ भी खाना बनाना नहीं आता, आपने तो कुछ जानते ही नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैंने सब सीख लिया, तुम आओ। तो समय के साथ जो बुजुर्गों में बदलाव है, ये कहानियां, बड़ी कहानियां इसलिए हो जाती हैं कि हम दोष निकालना तो बहुत जानते हैं कि ये नहीं कर रहे हैं बुजुर्ग और बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी आती हैं जो बहुत खूबसूरती के साथ ये संदेश दे देती हैं कि समय के साथ बुजुर्गों को किस तरीके से बदलाव करना चाहिए और बच्चों की जो जीवन शैली है हम उनको सहयोग कर सकते हैं। उनकी जीवन शैली उनके समाज, समय और परिस्थितियों द्वारा निर्मित है, हम उनको पीछे नहीं ले जा सकते। जैसे हम विकास की जब बात करते हैं तो विकास बिल्कुल विनाश जैसा प्रतिबिंबित होता है, लेकिन हम विकास को, आज हम विकास की वजह से ही यहाँ बैठ करके बातें कर पा रहे हैं, हम पीछे नहीं जा सकते हैं जंगल में। हमें इसी परिस्थितियों में सुधार की संभावनाएं खोजनी होगी। तो ये कहानी उन सुधार की संभावनाएं खोजती है कि एक पुरुष होकर के भी जो पहले पितृ सत्ता वाली चीज यहाँ पर नहीं है कि पाठ पढ़ा होगा, उसने कभी किचन में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि आज उसके बच्चों को आवश्यकता है तो किचन में भी जा रहा है, पोती को भी संभाल रहा है, गार्डन में उसको ले जा रहा है, उसको पढ़ा रहा है, होमवर्क करा रहा है। तो सारी चीजें जब वो मतलब कर रहा है, तो ये कहानी एक बदलते हुए पुरुष को बताती है, ये कहानी एक बदलते हुए बुजुर्ग को बताती है, और ये कहानी कहती है कि आज की जो पीढ़ी है उसके समस्याएं और उसके समाधान भले ही हमसे अलग हैं, हमें भले ही अलग लग रहा है, क्योंकि कई जगह तुलना इतनी अच्छी है कि हम लोग की पीढ़ी में किस तरह से हम लोग जो है हफ्ते भर बाद भजन कीर्तन या कहीं घूमने फिरने जाते थे, आज की पीढ़ी डिस्को में चली जा रही। हालांकि शांति उसको भी नहीं है, शांति उसको नहीं है जिसका जो उसका जजमेंट उसके बच्चे करेंगे। किस पीढ़ी ने कितना अच्छा सफल जीवन बिताया है और किस पीढ़ी ने सही परवरिश दी है, उसका जजमेंट तो अगली पीढ़ी करेगी। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह से समन्वय करें और जो बच्चे हैं उनके जीवन में साथ किस तरह से निभाते चले जाएं, ये बहुत खूबसूरत कहानी लगी मुझे। बहुत ही सुंदर आपने कहानी को खोला है। वाकई में जो इसे पढ़ेंगे उनको एक दृष्टि मिलेगी कि आपको कहानी में आखिर क्या खोजना है। बहुत अच्छी था। बोलिए ना पापा कुछ तो बोलिए। ये कहानी स्त्री और पुरुष की मित्रता की बात करती है, जिसको कि आज हमारा समाज सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता है। दो यहाँ पर भी दो परिवार हैं जो और पति पत्नी का बहुत सुंदर मधुरतापूर्ण जीवन है, लेकिन जब पति चला जाता है दुनिया से और वो स्त्री अपने जीने के लिए अपनी पुरानी कला में, अपने चित्रकारी की कला है, यहाँ पर चित्रकारी में जाना चाहती है, जो अपने पति के साथ रहते नहीं कर पाई। एक सेकंड में लाइन, जो पति के साथ रहते नहीं कर पाई थी, हालांकि पति को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं गया इस तरफ कि हमें इसके भी विकास की बात करनी है, हमें इसको भी आगे बढ़ाना है। वो अपनी नौकरी करता रहा, अपना आगे बढ़ता रहा, पत्नी ने उसका हर कदम पे साथ दिया, लेकिन पति इतना प्यार करते हुए पत्नी के सपनों को पंख नहीं दे पाया, अपने जीते जी नहीं दे पाया। तो जब पति नहीं रहता है और उसके जीवन में बिल्कुल निराशा आ जाती है, तो कोई भी दूसरा किसका माइक है पता नहीं, सबके म्यूट कर दिया मैं। तो कोई भी दूसरा उस निराशा को दूर नहीं करने नहीं आता है, लेकिन जब वही उसका फैमिली फ्रेंड्स थे और वो फ्रेंड आकर के जो उसके साथ बचपन में पढ़ा भी था, कॉलेज में पढ़ा भी था शायद, तो वो आकर के उसको सहारा देता है और उसके साथ
मतलब उसकी कला दीर्घाओं में उसकी प्रदर्शनी लगवाता है, तो पूरा समाज चक 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 करने लगता है कि ये तो मतलब माँ कैसी हो गई है। और उसका जो बेटी के पास आती है तो बेटी का हस्बैंड भी कहता है कि तुम्हारे सौतेले पिता कह करके उनको संबोधित करता है। तो उस सहजता को स्वीकार करने की कहानी वकालत करती है कि स्त्री पुरुष मित्र हो सकते हैं। हालांकि वो साथ रहते हैं, और अभी हमारा समाज शायद इतना यंग जनरेशन के लिए भी मतलब इसको मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाता है कि लिव इन रिलेशन हम कहते जरूर हैं, लेकिन हम साहित्य में बात कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे लिव इन रिलेशनशिप अभी भी बहुत मान्य नहीं है। समाज में यंग जनरेशन के भी लिव इन रिलेशनशिप पे प्रश्न चिन्ह उठता रहा है और उठ रहा है अभी भी। लेकिन ये कहानी साथ रहने को उस तरीके से वकालत करती है कि मित्रता द्रौपदी और कृष्ण की जिस तरह से थी, उस पवित्र मित्रता को हमें समझने की जरूरत है। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि आप को कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि हाँ, आज वो स्त्री जीना चाहती है। आज जब इंटरनेट की दुनिया है और बहुत सारी स्त्रियां अपनी कला को एक दूसरी पारी के बाद संभाल रही है, सुधार रही है, तो यहाँ पर जब स्त्री जीना चाहती है तो वो जब ये फैसला लेती है तो बेटी का घर भी वो छोड़ती है। बहुत कुछ छोड़ करके स्त्री को कुछ मिलता है। जीवन भर उसने संघर्ष, मतलब जीवन भर उसने सिर्फ त्याग किया है। हालांकि उसे प्रेम मिला है, लेकिन उसने त्याग किया है। उसके सपनों को समझा ही नहीं गया। लेकिन कोई एक इंसान उसको दुख से निकालने के लिए उसको उसके सपनों से जोड़ता है, तो वो चरित्र पे लांछन सह रही है। और उन चरित्र से लांछन से बचने के लिए उसको अपनी बेटी का घर भी छोड़ना पड़ा है। ये एक बड़ी मारक स्थिति है कि बेटी के घर में भी वो सहज रूप से नहीं रह पा रही है, क्योंकि बेटी का पति के इस तरह के शब्द हैं। तो कहानी बेटी के अपने पिता के चित्र से संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है। और ये खूबसूरत प्रयोग लगा मुझे कि बेटी अपने पिता से कह रही कि पिताजी आप होते, आप भी तो यही चाहते थे, क्योंकि पिता ने ही चाहा था मरते समय कि जो है वो इसके जो सपने रह गए वो पूरे हों। तो अगर पिताजी आप जिंदा होते तो आप खुश होते, आप ये माँ को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते, फिर क्यों बुआ, दादी, चाची, मामी और सारा समाज क्यों एक स्त्री के सपनों के पीछे पड़ा हुआ है और उस मित्रता को नहीं समझना चाहता है। बहुत अच्छी वंदना जी, इस कहानी की बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जब वो पिता जिंदा थे तब उसी दोस्त ने उनको एक किडनी दी थी। तो हाँ, पिता जानते थे कि ये जो है, मतलब ये इंसान हमारे लिए कितना सोचता है, कितना चाहता है इस मेरी पत्नी की खुशी, उसने अपनी एक किडनी दे दी। तो वो उन्हीं से कहता है कि तुम इसको आगे बढ़ाना, मैं तो नहीं कर सका। तो जब पिता का जिस व्यक्ति पर विश्वास था, तो पूरी सोसाइटी का क्या हक बनता है कि वो इतना अविश्वास करे। ये चीज भी इस कहानी में दिखाई गई है। बिल्कुल 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 है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यही कहानी की खूबसूरती है कि कहाँ पर वो जो है आत्मीय रिश्तों के पक्ष में खड़ी है। ज्यादातर स्त्रियों वाली कहानी दैहिक रिश्तों की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ये आत्मिक रिश्तों की बात करती है कि आत्मिक रिश्ते स्त्री और पुरुष नहीं होते। हमें समाज में ये चेतना और दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी कि जहाँ आत्मीयता है वहाँ हम देह को ला करके बीच में उसको कलुषित नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मीयता तो किसी से भी हो सकती है। हमें पशु से आत्मीयता हो जाती है, हमें निर्जीव सामानों से बहुत आत्मीयता हो जाती है, इतना हो जाता है कि मुझे रखे रहना चाहती। तो एक स्त्री और पुरुष में इस तरह से आत्मीयता को क्यों नहीं स्वीकारा जाता है। तो ये कहानी एक बड़े फलक की कहानी लगती है मुझे। खरपतवार पे आपने इतना सारा इतना अच्छा बोला है, तो उसमें बोलने को कुछ शेष नहीं रहा। लेकिन मैं वंदना जी इस कहानी में एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ। इन दोनों ही कहानियों में की बात मैं कुछ थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए पूनम जी ने वो चंपारण वाली जो गाड़ी चाय की बात की है, वहां पर उन्होंने 2 जनरेशन के साथ पूरी तरीके से न्याय किया है। और उन्होंने ये बताया है कि हमारी जनरेशन जहां पर निर्णय नहीं ले पाती थी और घुटती रहती थी, विवश ही रहने के साथ ऐसे पतियों के साथ जो मतलब उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं करते थे या सताई जाती थी वो स्त्रियां, आज की वर्तमान पीढ़ी जो है बहुत जल्दी निर्णय लेती है और उनके निर्णय कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि सही है और दोनों पीढ़ियों के साथ पूरा न्याय करती है। उनकी जो सोच आती है दोनों पीढ़ियों की और माँ की जो चिंता है वो वाजिब है, लेकिन बेटी का कहना भी वाजिब है कि जब ये असफल प्रेम मेरे लिए जो है
ये नहीं बना, तो आपके लिए वो कुंठा का विषय क्यों बन रहा है? जी, बिल्कुल। वो बात तो कहती है कि मतलब जो असफल तो प्रेम ये है, मुझे उससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल, है, तो आपके लिए वो कुंठा का कारण क्यों बन रहा है? तो ये जो जी, निर्णय और एक छोटी-छोटी बारीकी, बेटी का आकर पर्स को फेंक देना, या आपका क्या कहेंगे कि कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क खा के जाना, ये वर्तमान की वास्तव में हकीकत है। वर्तमान पीढ़ी की जी, जो हकीकत है, उन्होंने जो है शब्दों में लाकर खड़ा कर दिया। और दूसरी जी, बात, दूसरी जो कहानी है, बोलिए ना पापा बोलिए, उस कहानी में आप पूरी देखिए, पूरी कहानी में देखिएगा कि कहीं ना कहीं भी नायिका ने बोली नहीं है। बेटी के माध्यम से सारी पीड़ा पूनम जी ने जो है बेटी के माध्यम से ही रखी। वो जी, वास्तव में एक नया प्रयोग कहेंगे, या एक कहानी की क्या बोलेंगे, कहानी की सार्थकता आप कहेंगे। और जो जी, उन्होंने चीजें उठाई है, वो वास्तव में बहुत बारीकी से उन्होंने उन सब चीजों को उठाकर हमारे अब सामने दो पीढ़ियों का जो अंतराल है, जी, द्वंद नहीं कहेंगे, द्वंद नहीं है, क्योंकि वो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो वो जी, सोच दोनों ही की अलग अलग सोच को पूनम जी ने जो है बड़ी अच्छी तरीके से रखा है। जी। तो मैं अब आगे बात बढ़ूँ और बीच में वक्तव्य बाधित हो जाता है ना, तो फ्लो टूट जाता है। तो जिस सॉरी। जिस उसमें चल रहे होते हैं ना, तो वो मोमेंट चला जाता है। तो इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। फिर जो है खरपतवार कहानी पे जैसे कि आपने बात करी और बहुत अच्छी बात करी, लेकिन खरपतवार कहानी में जो मुझे महत्वपूर्ण बात ये लगी, जिसका वो मैसेज देना चाहती हैं, पूरी कहानी जैसे आगे बढ़ती जा रही, जो मेरी दृष्टि, जो जैसा मैंने समझा कहानी में, क्योंकि हर पाठक अपनी दृष्टि से कहानी समझता है, हर समीक्षक अपनी दृष्टि से कहानी समझता है। तो जो मेरी दृष्टि है खरपतवार कहानी में, तो मुझे लगा कि पूरी कहानी जिस तरह से स्त्री के सपनों के साथ खड़ी है, सपने जो आगे बढ़ना चाहती, सपने जो आकाश छूना चाहती, लेकिन जब कहानी अंत होती है, तो कहानी उस खरपतवार के महत्व को बताती है कि जहाँ पर सब लोग अगर आगे ही नहीं बढ़ रहे, खरपतवार भी ज़रूरी है, केवल आगे बढ़ती हुई स्त्री ज़रूरी नहीं है, कहीं प्रेमिल बीज के लिए खरपतवार बन जाना भी ज़रूरी है, कहीं लोक कलाओं को बचाना भी ज़रूरी है, कहीं लोक संस्कृति को बचाना भी ज़रूरी है। तो और उस प्रेम को भी बचाना ज़रूरी है, जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष केवल एक शोषक के तौर पे है, पुरुष प्रेमिल भी है। और यहाँ पर उन्हीं की कहानी एक ऐसा नायक खड़ा करती है, जहाँ एक प्रेमिल पुरुष आ गया है, जो कि शोषक नहीं है, और जिसकी वजह से नायिका का हृदय परिवर्तन होता है। वो कहती है केवल अंधी दौड़ में भागना ही केवल सफलता नहीं है, कभी-कभी प्रेम के लिए खरपतवार बन जाना भी सफलता है। तो मुझे गीता श्री जी का नॉवेल हसीनाबाद याद आता है, कि जिसमें उन्होंने लास्ट में यही अंत दिया था। हालाँकि इस अंत पे कई लोग सहमत नहीं भी हुए थे, कि वो जो है वो लड़की सफलता के शिखर पे पहुँच के लोक कलाओं की ओर लौटती है। यहाँ भी ये लड़की जा सकती है, बहुत सफल हो सकती है, पर वो लोक की ओर लौटती है, क्योंकि किस खरपतवार भी उतनी ही ज़रूरी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले घास कविता लिखी थी, तो घास भी उतनी ही ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि चोटियाँ ज़रूरी हैं, हम ये नहीं कह सकते। तो स्त्री विमर्श लाते हुए भी वो केवल एक भागती दौड़ती स्त्री के पक्ष में ही नहीं खड़ी होती, वो जीवन के पक्ष में खड़ी होती हैं और लोक कला के पक्ष में भी खड़ी होती हैं, जहाँ एक समर्पण की ज़रूरत होती है। केवल सफलता मतलब मॉनेटरी गेन ही सफलता नहीं है, केवल ऊँचे पद पा जाना ही सफलता नहीं है, बल्कि लोक कलाओं का संरक्षण जो बहुत त्याग माँगता है, वो भी एक सफलता ही है। तो सफलता की एक दूसरी परिभाषा भी कहानी देती है। इसके अतिरिक्त जो कहानी है वो क्या कहते हैं कि गर्दिश का सितारा। गर्दिश का सितारा कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए क्योंकि ये कोरोना काल को दिखाती है, और कोरोना काल में किस तरीके से मजदूर जो हैं वो पूरे ट्रक में लद करके जा रहे हैं, और उनकी पूरी बैक स्टोरी है कि कोई किसी ने कुछ छोड़ा है, किसी ने कुछ छोड़ा है, काम अपने घर का सामान औना-पौना बेचा है, किसी ने अपना काम छोड़ के आए हैं, और सब बहुत ही अनिश्चित भविष्य की ओर, गाँव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गाँव उन्हें रोटी ही दे देगा, बल्कि ये जो शहर है जिसके लिए वो यहाँ आए थे, वो उन्हें रोटी नहीं देगा। वहीं पर जब एक ढाबे में रुकते हैं, तो एक महिला जो है लेबर पेन से गुजर रही है, और उसके बच्चा होता है। उसके जब बच्चा होता है, तब वो उसका नाम वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन उसका पति दुखी है। उसका पति इसलिए दुखी है कि उसको लग रहा है कि जब जमात वाला केस आया था, तब उसको लगा था कि ये सारे लोग एक जैसे हैं, किसी हम लोग के लिए खतरा है। और वहाँ जो मुस्लिम
क्या कहते हैं कि जो ढाबे वाला है मुस्लिम है, उसकी वाइफ के और परिवार के सहयोग से उसका बच्चा पैदा होता है। तो उसके अंदर एक अंदर दर्द भी है कि मैंने उस समय इस तरह से गलत क्यों समझा, क्यों मैं मानवता के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ एक हिंदू व्यक्ति जब ढाबे से वापस ट्रक जा रहा है, अपनी जगह उसको दे देता है, अपना सामान भी उसको दे देता है कि तुम जाओ, तुम बैठ के जाओ, मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा, मेरा तो कोई परिवार नहीं। तो यहाँ वो दोनों धर्मों को खारिज करके मानवता के पक्ष में आती हैं कि जब मानव धर्म उत्पन्न हो जाता है, जब मानवता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो ना तो हम हिंदू रहते हैं ना मुसलमान रहते हैं, हम सिर्फ एक इंसान रहते हैं। और ये कहानियां कई बार इस तरह कहानी एकांगी हो जाती हैं और लगता है कि हम एक धर्म के पक्ष में खड़े हो गए, दूसरे के में नहीं है। लेकिन ये कहानी मुझे इसलिए बड़ी लगी कि उन्होंने दोनों धर्म के पात्रों को उठाया और दोनों तरफ से ये दिखाया कि उस जो व्यक्ति का जीवन संवरा है उसमें दोनों धर्म के व्यक्तियों का योगदान है, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा किस धर्म का है। 6 पंचे 30 कहानी जो है थोड़ी सी ऐसी कहानी है जो हम आसपास की घटनाओं को देखते हैं उससे संबंधित कहानी है। बाबा ने कुछ कह दिया और वैसी ही घटना घट गई। हम लोगों ने देखा है कि किसी बाबा ने कुछ कहा और वैसी घटना घट गई, तो उसी को लेकर के कहानी का ताना बाना बुना गया है, जो अनुभव जनित ताना बाना है। इसके अतिरिक्त कबीर फिर से वही कहानी है कि किस तरीके से दो जब धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनके बीच समाज किस तरह से अड़ंगा डालता है और किस तरह से समाज उनको अलग करने की कोशिश करता है और समाज का जो असंवेदनशील चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश करती है। मोनालिसा कहानी पे आपने बहुत ही, वंदना जी ने बहुत सुंदर बोला है, तो बोलने के लिए उसमें कुछ है नहीं, फिर भी मोनालिसा बहुत सुंदर कहानी है जो बाजारवाद को तो दर्शाती है, साथ में ये भी दर्शाती है कि एक स्त्री की छटपटाहट को भी दर्शाती है जो बाहर निकलना चाहती। अगर वो पुरुष के द्वारा तिजोरी में बंद करके रख दी गई घर के अंदर, जहाँ ना वो बाहर खाने ले जाता है, न जब मॉल में ले जाता है, न कहीं ले जाता है, या फिर वो बाजार जा करके एक चित्रकार द्वारा छली जाती है जहाँ उसको सबसे पहले अपना प्रेम दांव पे लगाना पड़ता है। दोनों स्थितियों में स्त्री ही छली जा रही है, तो दोनों ही के छल को बहुत बारीकी से कहानी में उजारा गया है। एक डायरी के बेतरतीब पन्ने एक अलग तरह की कहानी है जिसमें स्त्री के जीवन का इस तरीके से दिखाया गया कि वो किस तरीके से उसका सौंदर्य के कारण उसको एक बड़े घर की बहू बना दिया जाता है और कहाँ कदम कदम पे उसका किस तरीके से शोषण होता है और उन शोषण से बचते हुए वो किस तरीके से बाहर रास्ता बनाती। कहानी एक अनिर्णायक अंत की ओर जाती है जहाँ पर ये स्पष्ट नहीं होता कि नायिका के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी कहानी कह देती है कि एक खराब घर से निकलना ही एक स्त्री के हक में होता है। तो इस तरीके से सारी कहानियां कहीं ना कहीं स्त्री के पक्ष में खड़ी हैं, कहीं ना कहीं हम जो घटनाएं अखबारों में पढ़ते देखते सुनते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और सर्वहारा वर्ग के जो पक्ष में खड़ी हुई कहानियां हैं। तो इस संग्रह के लिए मैं फिर से पुनः बधाई देते हुए अपनी बात का यही विराम देती हूँ। आप बोलिए वंदना जी। बहुत अच्छा आपने कहानियों को खोला है और इसके भावपूर्ण पक्ष को रखा है। वंदना जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पंकज जी पीछे आ गए हैं क्या? मैम मैं आ तो गया हूँ लेकिन मैं हूँ अभी ऑन रोड। हाँ हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी पंकज जी। हाँ मैं अभी तक मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं घर पहुंच जाऊं, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक मैं रास्ते में हूँ और हमारे सब चल ट्रैफिक ऐसा ही है जी। ट्रैफिक को इसका कह सकते हैं कि इल्जाम लगाया जा सकता है ट्रैफिक पर इसका। नहीं इल्जाम मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाऊं, लेकिन अभी रास्ते में यूं चल रहा हूं रोड पर, क्या करूं मैं। लेकिन खैर मैं जब जुड़ ही गया हूं तो अपनी बात रखता हूं। मुझे पूनम जी इजाजत देंगी बात रखने का, आप इजाजत देंगी तो मैं बात रखूंगा अपनी।
जी, वंदना जी बताएं। वंदना जी, पंकज जी तैयार हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल संक्षिप्त परिचय में दे दूं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं। हालांकि सब आपको जानते हैं, आलोचक और संपादक के रूप में युद्धरत आम आदमी और पाखी के संपादन से आप जुड़े रहे हैं। संवेद पत्रिका के शिव मूर्ति विशेषांक के अतिथि संपादक रहे हैं और रामशरण जोशी के मीडिया का समग्र पुस्तक जो 5 भागों में आई थी वो भी आपने संपादित की और कथा समय के 25 भागों का संपादन अभी जारी है। और वर्तमान में आप सहायक प्राध्यापक हैं हिंदी के ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय वीरपुर सुपौल में, पंकज जी, और अभी रास्ते में है। आपकी आवाज, माइक ऑन करिएगा पंकज जी। मैं सुबह 6 बजे निकला था घर से और मेरे साथ मेरे पूरी पूरी कॉलेज की टीम है, बच्चे हैं सारे। लाइट जलाओ जरा सा। मेरे साथ सब स्टूडेंट लोग भरे हुए हैं गाड़ी में। मैं लेकर गया था अपने बच्चों को एक पार्टिसिपेट कराने के लिए एक प्रोग्राम में। और आप इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैंने वहां पे पुरस्कार वितरण समारोह से पहले ही निकल लिया कि कम से कम घर पहुंच जाऊंगा टाइम पे, लेकिन ये हो नहीं पाया। मैं पूनम, मैं क्या करूं, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन ऐसा। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। आप कहना चाहते हैं कुछ, किताब पर पूनम बात मैम, करना आप चाहते हैं? मेरी बात आप सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल पूनम सुन पा मैम रही हूँ। सुन नहीं रही है लगता है। नहीं सुन रही है, उनका माइक ऑफ है इसलिए अच्छा आपको जवाब नहीं आ अच्छा रहा अच्छा। है। हाँ तो आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कर ली है, बहुत सारी कहानियों पर बातचीत की है और जाहिर सी बात है कि सबका अपना होता है। मेरा यह है हर कहानी देखने का। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो दौर है स्त्री विमर्श का दौर, या मैं स्त्री विमर्श के शोर का दौर कह सकता हूँ। जी, पूनम जी की कहानियां उस शोर में दबती नहीं है। पूनम जी की कहानियां किसी नारे में तब्दील नहीं होती। और इस बात की शिनाख्त इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अभी आप लोगों ने अभी खुद कहा है कि स्त्री के पक्ष में कहानी खड़ी होती है। स्त्री का पक्ष का मतलब मनुष्य के पक्ष में कहानी खड़ी होती है। आप देखिए कि जो इस संग्रह की सबसे अंतिम कहानी है, गर्दिश के सितारे, आमतौर पर कहानियां अच्छी बुरी बुरी चीजों पर, किसी विडंबना पर, किसी त्रासदी पर, किसी ऐसी ऐसी घटनाओं पर लिखी जाती है जो घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और वो घटना घट जाती है, तब कहानियां लिखी जाती है। पूनम जी ऐसा नहीं करती। पूनम जी अच्छी चीजों पर भी कहानी लिखती है, अच्छी घटनाओं पर भी कहानियां लिखती है, अच्छे विचारों पर भी कहानियां लिखती है। मतलब दुनिया में जो खूबसूरत है, क्या उस पर कहानियां नहीं लिखी जानी चाहिए? क्या केवल शोषण मेरे ऊपर हुआ या मेरे ऊपर अत्याचार हुआ या मुझे किसी ने छल लिया, कहानी सिर्फ इसी पर लिखी जाएगी? पूनम जी वहां कहते नो, कहानी सिर्फ उस पर नहीं लिखी जाएगी, गर्दिश के सितारे की तरह भी कहानी लिखी जाएगी, जहां पे सारे मनुष्य एक जैसे हैं, सभी एक है, हिंदू है मुसलमान है, सब एक है। और हिंदुस्तान के सरजमी पर दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते, दोनों धर्म के नाम पर अलग अलग कम से कम नहीं हो सकते। ये अपने समय की बेहतरीन कहानी है। अब जैसे एक कहानी है डायरी के बेतरतीब पन्ने। अब देखिए कि जितने भी पन्ने हैं डायरी के उस कहानी में, उस सारे पन्ने पर एक कहानी लिखी जा सकती है, वो एक थीम है। हर पन्ना एक थीम की तरह है। पूनम जी चाहती तो 10-12 कहानी और लिख सकती थी उसी डायरी के थीम पर, अलग अलग थीम बनाकर, लेकिन यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करती वो। और ये चीज नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को समझनी चाहिए कि स्त्री विमर्श के नाम पर या अपनी व्यक्ति के नाम पर हम कुछ किसी हड़बड़ी में ना रहें। हमारे पास जब कहानी बने या कहानी हमारी मुझे मिले तभी हम कहानी लिखे। कहानी तो हर दिन कहानी थोड़ा ना बन जाएगी आपकी।
जीवन में कुछ ऐसे क्षण होंगे जब कहानियां बनेगी, ऐसी घटनाएं होंगी जब कहानियां बनेगी। और आप देखिए डायरी के बेतरतीब पन्ने में जो 8-10 डायरी के पन्ने हैं, वो पूरी कहानी है सिलसिलेवार तरीके से, पूरा लंबा जीवन है। वो एक घटना पर आती ही नहीं है कहानी, हर घटना बदल जाती है। ये कितना 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 धैर्य कोई कहानीकार रख सकता है इतनी सारी कहानियों को एक साथ नत्थी करने के लिए। ये कहानीकार की ताकत है, कहानीकार का अपनी कला है कि इस तरह की बहुत सारी कहानियों को एक कहानी में नत्थी कर दे। जो इस कहानी का, ये पूरी किताब का शीर्षक है खरपतवार। ये बार बार जब से मैं ये कहानी पढ़ा हूं तब से मुझे ये कौंध रहा है, ये खरपतवार है क्या है ये, मतलब क्या। वैसे तो आप खेती किसानी की भाषा में कहें तो खरपतवार ऐसी चीज है जिसका जो नहीं भी होता तब भी काम चल जाता, वो अक्सर मुश्किलें ही पैदा करता है। वो एक तरह से जो खरपतवार है वो बेवजह की चीजें हैं, कहीं भी उग जाना, किसी भी रूप में उग जाना, खेती में प्रॉब्लम करना, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम करना, और बेवजह का वो एकदम एक तरह से अवांछित है वो। अब और उसे सवाल ये हटाते उठता ही है हैं कि हम। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या जीवन में सब कुछ बेहतर ही होगा या खरपतवार भी होगा? और अगर खरपतवार है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? दो लड़की घर से निकलती, धनवा की कविता है मैडम, पूनम मैडम, बहुत शानदार तरीके से। मैं जब ये कहानी पढ़ी तो मैं आलोक धनवा की कविता फिर निकाल कर पढ़ी, ये कविता जरा देखे तो फिर तो भागी हुई लड़कियां सचमुच में फिजिकली तो बहुत कम लड़की है, लेकिन प्रायः सभी लड़कियां भागी हुई होती है, मन से सारी लड़कियां भाग जाती है। बहुत ऐसी अच्छी बात कोई इस दुनिया में है जो अपनी मन से नहीं भागती? जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, जिस परिवेश में, जिस बंधनों में हम जी रहे हैं, क्या लड़कियां रुक सकती हैं? वो भागेगी नहीं, उसका मन भागेगा नहीं। आप देखिए कि लड़कियां सफलता चाहती है, दिव्या उस कहानी की नायिका है, और जो कहानी के नरेटर हैं माही, महत्वाकांक्षा है, और कहीं भी वो परपंच नहीं करती, अपने मेहनत से, अपने अपना से वो आगे बढ़ना चाहती है, और उसमें इतनी गट्स है। अब गट्स है तो कहानीकार बताती है कि सिर्फ मेधा से काम नहीं चलता जीवन में, ऐसे अवांछित चीजें आएंगी जिससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका आना तय है। जैसे अच्छी चीजें आएंगी वैसे ही बुरी चीजें आएंगी, कौन रोक सकता है उसको? जो सबसे पहली कहानी है पूनम जी की, चंपारण में जो चाय बनती है, क्या मैं बोल रहा हूँ, वो देखिए वो कहानी एकदम अलग है। कैसे अलग है? चंपारण की चाय, गरम चाय, उसमें जो सुदर्शन बाबू है, आप पढ़िए, बुजुर्गों की कहानियां पढ़िए, आप उषा प्रियंवदा की कहानी पढ़िए, गजाधर बाबू आपको याद आएंगे। जहां पे देखिए बुजुर्गों को दिखाया गया है बहुत बेबस कहानियों में, आमतौर पर लड़कियों को, स्त्रियों को, बुजुर्ग महिलाओं को बहुत बेबस दिखाया गया है। पूनम जी ऐसी गलती नहीं करती, या ऐसा नहीं करते कि वो कोई कमजोर दिख रहा है। जैसा जीवन है वैसा हमने एक्सेप्ट किया भाई, जैसा वक्त बदला है, जैसा हमें इजाजत दे रहा है समय, हम वैसे समय को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जीवन तो आगे ही बढ़ेगा ना, कि जीवन केवल शिकायत करेगा? जीवन में कम प्रॉब्लम्स है, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक सुदर्शन बाबू बोलते हैं कि जैसा मेरा बच्चा, मेरी बहू भले स्विट्जरलैंड जाए, मॉरिशस जाए, विदेश जाए, वो
नौकरी पेशा महिला है, और उनके मन में आज आप देखिए कि बाहर है, इंडिया में है, में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, विदेश में है, उनके पास तमाम तरह की शिकायतें हैं, तमाम तरह की शिकायतें, और उन्हीं शिकायतों से ही उनका जीवन चलता है। लेकिन सुदर्शन बाबू ऐसा नहीं करते, वो अकेले भी हैं, तब भी वो चाहते हैं कि जो जीवन है, जैसा जीवन है, जैसा वातावरण बना है, जैसी हमारी जरूरतें बनी है, जिंदगी को हम उस तरह से ढाल लें। और कहानीकार की यही सफलता है। कहानीकार सिर्फ रोना धोना नहीं करते को, या जो चीजें अप्रासंगिक है उन चीजों को रखने का काम कहानीकार नहीं करते, भी सुझाते हैं, उस सुझाते हैं हमारे और आपके बीच की भाषा, और हम उसको अपने में ऑब्जर्व कर सके। ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। आप देखेंगे कि बहुत सारी कहानियां आपके पास आती हैं जो इतनी जटिल होती है, इतने जटिल परिवेश में बुनी जाती है, और कहानी शुरू होती है, लंबी कहानियां होती है, आप पढ़ते जाइए, 50 पेज 60 पेज पढ़ जाइए, उस कहानी में कुछ आपको मिलना ही नहीं है। आप खाली हाथ कहानी के पास जाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। पूनम जी 7 पेज में बहुत लंबे समय से कहानियां लिख रही हैं, 34-35 साल का उनका एक्सपीरियंस है कहानी लिखने का, अनुभव है कहानी लिखने का, जीवन का इतना बड़ा अनुभव है, उन्होंने इतनी सारी दुनिया देखी है, तो कहानियों में वो कर ला पाती है। और यही उनको विशेष बनाता है। आज के समय में पूनम जी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उनकी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी कहानियों पर बातचीत होनी चाहिए और बहुत गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए। और उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जो रेखांकित करने योग्य हैं और उन पर बहुत गंभीरता से बातचीत करने की जरूरत है। हम लोग आगे कभी मौका मिला तो और भी सारी बात करेंगे। अभी मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे आप इजाजत दीजिए। जी को मैं बधाई देता इस बहुत अच्छे कहानी संग्रह के लिए, बहुत अच्छी कहानियां लिखने के लिए। और अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उनके कलम से निकली भी बहुत अच्छी कहानियां हम लोग को पढ़ने को मिलेगी, और कई सारे संग्रह हम लोग के हाथ में आएंगी, और बहुत सारे संग्रहों पर हमें बोलने का मौका मिलेगा। आप सभी का बहुत, वंदना गुप्ता मैम जी, वंदना वाजपेयी जी, शिवानी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना मुझे, मैं यात्रा कर रहा हूँ, और कहानी तो यात्रा में ही इन कहानियों को मैं बुन रहा था कि मैं क्या क्या इस पर बोल सकता हूँ। अगर मैं बैठकर बोलता तो मैं कुछ और बातें रखता अपनी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त अपनी बात कह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद पंकज जी। और बहुत बड़ी बात है ये कि आप यात्रा में हैं और उसके बावजूद इतने आपने कंठस्थ हैं, आपको सारी बातें याद है, आपने कितनी अच्छी तरह इस किताब को पढ़ा है और इन कहानियों में डूब गए हैं आप, इसीलिए आपको सब कुछ कहानियों के बारे में पता था और आपने बहुत अच्छा बोला। और एक ये बड़ी बात है कि बच्चों के साथ यात्रा में होते हुए भी आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी बात कही। बहुत धन्यवाद आपका। और आधी क्लास मैंने यही चला दी जी वंदना जी, मुझे आप बताएं कि हमारे कार्यक्रम का कितना समय हमारे पास है, कि मैं पूनम जी से बात करें या वंदना गुप्ता जी अभी कुछ और बोलना चाहती हैं? समय के बारे में मुझे बताएं, हमारे पास कितना। पहले वंदना जी समय का निर्धारण कर दें, उसके बाद में। नहीं, आपको पूनम जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं, उनसे थोड़ा सा रचना, उनसे भी थोड़ी बात करनी। तब तक वंदना जी ठीक है। वंदना जी आप जारी रखें। आप और क्या, बहुत अच्छा आपने बोला, कहानियों को खोला और अपने विचार रखे। कुछ जो बात रह गई है वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। जैसे पंकज शर्मा सर ने कहा कि पूनम जी जो कहानियों को रचती हैं, बड़े धैर्य के साथ रचती हैं, और वास्तव में एक एक कहानी को एक स्तरीय स्वरूप देने के लिए वो साहित्य की साधना ही करती हैं। और उन्होंने कहा कि वर्तमान समय के जो लेखक हैं, मैं कहूँगी जो फेसबुक पर अपनी बात डालते हैं, तो वास्तव में पूनम सिंह जी से सीखना चाहिए हम सभी को कि कहानी रचने के लिए किन किन बिंदुओं को लेकर जो है हमें विस्तार देने की जरूरत है, और कहाँ जो है
हम अपनी बात को संक्षेप रूप में कहकर निकल जाएं। कहानी वहां पर, मैं कहती हूँ कि कहानी में जहाँ गैप होता है वो चीजें बहुत मारक होती हैं, और वहीं ऐसे बिंदु, ऐसे संकेत छुपे होते हैं कि कहानी का जो विशाल फलक है वहीं से आकर निखरता है, या वहीं से वो सांकेतिक रूप में जो बातें छुपी होती हैं वो सामने आती हैं। पूनम जी के और भी कई कहानी संग्रह मैंने पढ़े हैं, जैसे कस्तूरी गंध इत्यादि। तो वास्तव में सर का ये कहना है कि स्त्रियां भागी हुई होती हैं, चाहे वो पूनम जी आ गई हैं। मैं चाहूंगी कि अब पूनम जी से ही हम बात करें, उनकी रचना प्रक्रिया पर तो ज्यादा उचित होगा। वंदना जी, पूनम जी बार बार नहीं जुड़ पा रही हैं, तो जितनी देर के लिए जुड़ी हैं पहले हम पूनम जी से सुने तो ज्यादा मुझे लगता है कि सही होगा, और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल होगी। मैं यहाँ पर विराम देती हूँ पूनम जी के जुड़ने पूनम जी, पूनम जी। सबसे पहले आप लोगों का आभार, और वंदना जी के अटूट बंधन का, कि आपने मेरी किताब को अपने मंच पर इस तरह से प्रस्तुत किया है। इतना अच्छा संचालन कर रही हैं शिवानी जी, और इतना अच्छा आप लोग वक्तव्य अपना जो भी समीक्षा की जो एक दृष्टि आप लोगों ने हमारी कहानियों को जिस तरह से खंगाला, एक कोई भी रचनाकार यह कभी नहीं सोचता कि उसके सामने कोई पात्र अचानक से खड़ा हो जाता है। अचेतन में बहुत कुछ रहता है, और रसायन घुलता घुलता और अंततः आकार लेता है। तो आप लोग जो कुछ और जिस तरह से अदृश्य चीज़ों को भी सामने ला रही थी, तो मुझे लगा कि उस तरह से तो मैंने सोच कर नहीं लिखा, लेकिन आप लोग अपनी समीक्षा में उन चीज़ों को ले आए। मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक अलग ढंग से अपनी कहानियों को आप लोगों की आंखों से देख पाई। दोनों वंदना जी और पंकज जी, और बहुत कुशल संचालन कर रही शिवानी जी, आप लोगों ने आज इस मंच को मेरी कहानियों के पाठ के द्वारा एक अलग तरह से मुझे संतोष दिया है, रचनात्मक तोष दिया है, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में क्या बताऊं? मैं संवेदनशील तो शुरू से थी, अपने किशोर वय से। एक लोकतांत्रिक परिवेश भी था हमारे परिवार का, किसान परिवार में पैदा हुई। बाबा से बहुत प्रगाढ़ एक तरह से समझिए जुड़ाव, और वो किसान थे पूरी तरह। पिता हमारे वकील और चाचा लोग प्रोफेसर हुए, लेकिन मैं बाबा से बहुत जुड़ी रही, और एक तरह से गांव के स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और होता है ना कि चिड़िया चुनमुन, खेत पथार और गांव का जीवन, वह सब बचपन का अंग रहा मेरा। और एक तरह से संवेदना जो ग्रामीण परिवेश, बड़े बुजुर्गों के बीच का जो एक ये होता है ज्वाइंट परिवार, संयुक्त परिवार का एक अलग जो कल्चर होता है, वह सब मेरी निर्मिति में है, मेरे लेखन में है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि बहुतों ने मुझे बहुत कुछ दिया, और उसके बाद मैं कलम थाम पाई। मेरी शादी हुई थी जिस समय मैं बीए में पढ़ रही थी, और आप सोच सकती हैं कि 18 वर्ष की लड़की की आँख में किस तरह के सपने होते हैं। उस समय मैं चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, लेकिन हमारे परिवार का एक ऐसा ही था कि उस समय ही उन लोगों को लग रहा था कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब समय निकल गया। हाँ, क्योंकि मेरी शादी 74 में हुई। सोच सकती हैं कि 74 में जब मेरी शादी हुई थी, तो वह देश काल, वह समय क्या रहा होगा। बिल्कुल एक सामंती परिवार में शादी हुई, जहाँ बहू बेटी होती है, उस तरह का एक परिवेश रहता है। मतलब सुबह परिवार के भीतर का एक अलग रूटीन होता था। जिस समय मैं
कुछ सोचती थी, क्योंकि मैं स्कूल से ही नाटकों में भाग लेती रही, कविता वगैरह के प्रतियोगिता वगैरह, इस तरह से मेरा एक स्कूल का निर्माण वैसा हुआ था। 71 में जिस समय बांग्लादेश का था और एनसीसी में मैं थी, तो थोड़ा डैशिंग पर्सनैलिटी था, हर चीज़ में भाग लेने के कारण एक पहचान थी और बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह लेकर मैं आई थी ससुराल। लेकिन वो सारा कुछ मेरा एक तरह से सोची उस समय का कागज उगज सर्टिफिकेट आज की तरह बहुत सजा कर मिलता नहीं था, कागज में एक रहता था नाम और दर, सब गल गए। तो लेकिन भीतर से एक ही था। तो सबसे पहले मेरी जो कहानी लिखी गई वो डायरी के पृष्ठों में 83 में 83 में नेपथ्य से नेपथ्य तक, ये मेरी पहली कहानी थी और उसका प्रकाशन हुआ 91 में 91 में। और बिहार सैनिक समाचार बिहार विशेषांक था, दिल्ली से प्रकाशित, वो काफ़ी मोटी पत्रिका थी और उसमें कहानी भी मैंने नहीं भेजी थी, डायरी के पृष्ठों से मेरे पतिदेव ने वो कहानी, चूंकि उसके संपादक थे हमारे हमारे रिलेशन के ही एक ही, तो वो कहानी चली गई वहाँ तक और 91 में वो कहानी छप भी गई। कहानी छपी, वो कहानी बिल्कुल दादा और पोती के बीच की कहानी है और वे सारे सपने जो मेरी आंखों में थे और मैं पूरे नहीं कर पा रही थी, वो सब मैं क्या बताऊं। मेरा जीवन कठिन रहा इस अर्थ में कि मैंने पढ़ाई पूरी की, एमए किया, मेरे 2 बच्चे हुए और फिर पीएचडी भी किया। मेरे ससुर जी मुझे मानते बहुत थे, लेकिन वो मेरी प्रतिभा से थोड़ा भयभीत भी रहते थे। मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी घर में ही, मैंने प्राइवेट से एमए किया। एक बार मेरा छोटा बच्चा सीढ़ी पर घुटने घुटने चल रहा था और गिर गया और मैं 1 महीने ही सिर्फ मुजफ्फरपुर में क्लास की थी। बाबूजी के आँख का ऑपरेशन हुआ था और वो घर पर थे। मेरा टुड्डी फूट गया, खून निकलने लगा मेरे बेटे का और बाबूजी बोले सामान बांधो चलो पढ़ाई नहीं होगी। और उस समय पतिदेव लोगों को इतना साहस नहीं होता था कि वो बाबूजी के सामने कह पाते कि इसकी पढ़ाई छूट जाए। मैं सुपौल चली गई, मैं उत्तर बिहार सुपौल की हूँ, मेरी ससुराल उधर है, पूर्णिया मेरा मायके है। और चली गई, फिर मैंने एमए किया, 86 में मैंने पीएचडी की और उसी समय मैं बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी और बाबूजी को कैंसर हो गया था और मेरे 3 पेपर हो गए थे। बाबूजी ने मेरी दीदी, मतलब सासू माँ जिसको मैं दीदिया कहती थी, उनको बोले कि किसको बीपीएससी परीक्षा देने से रोको, अजय का जीवन नरक करेगी, सीओ वीडियो बनेगी, गांव-गांव घूमेगी। ये सोच उस समय, सोच लीजिए कि मैं नहीं दे सकी परीक्षा। लेकिन मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में पहले ज्वाइन किया, उसकी भी एक कहानी लिखी आत्मदाह। 94 में मेरी कहानी कोई तीसरा, जो मेरा पहला संग्रह भी है, वो 94 में वो कहानी मेरी छपी थी। हिंदुस्तान प्रतियोगिता दैनिक अखबार था और काफ़ी बड़ा वो मतलब एक आयोजन हुआ था। 1700 कहानियों के बीच से 5 कहानियाँ चुनी गई थी, उसमें एक कहानी मेरी भी। और अखबार के पृष्ठों पर जो निर्णायक थे उन लोगों ने जो अपनी टिप्पणी की थी, तो मुझे पता चला कि इतनी सारी कहानियों में एक मेरी कहानी थी। और इसकी भी सूचना मुझे मेरे बच्चे ने दी जब वो स्कूल में था, हॉस्टल में था। उसने चोंगा वाला फ़ोन था और उसने अपने पिता को कहा कि पापा मम्मी का फ़ोटो छपा है अखबार में, पटना के अखबार में। क्या तो उसकी कहानी पुरस्कृत हुई है। तो सोचिए कि कैसा समय रहा होगा 94 में। और वो कहानी कोई तीसरा के नाम से मेरा पहला संग्रह छपा और नाम्बर जी ने एक पोस्ट कार्ड लिखा मुझे। वो मेरे लिए बहुत मायने मतलब है, रखता है कि पोस्ट कार्ड में नाम्बर जी ने 98 में, मतलब 99 का पत्र है वो, और वो पत्र में वो लिखे हैं कि प्रिय पूनम,
तुम में कहानी कह ले जाने की अपूर्व क्षमता है, लिखती रहो कला क्रमशः निखरती जाएगी। मेरे लिए बहुत और वो अंडरलाइन करके लिखा हुआ मतलब वाक्य जो है वो मैं है वो अभी पुस्तकनामा में वो पत्र छपा भी है, नामवर जी का वो पत्र पुस्तकनामा में। और इसी तरह 98 में ये मेरी मतलब कविता की भी पुस्तक ऋतु वृक्ष और कहानी की भी पुस्तक कोई तीसरा प्रकाशित, दोनों किताबें एक साथ हुई। और फिर लगातार मेरी पहली पहचान अखबारों से बनी। कुछ मैं लिखती थी, अखबारों में छपता था। मेरी जितनी भी कहानियां पहले की हैं, तीली है, कोई तीसरा है, खांसी है, ये सारी कहानियां पहले अखबारों में छपी और एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग मुझसे जुड़ा, जिससे मेरे पास पत्रों का जखीरा है। उस समय फोन का जमाना नहीं था। 90 के दशक में इतने सारे पोस्ट कार्ड मुझे मिले हैं, उसमें कुछ नामचीन लेखकों के भी पत्र आए और आम पाठकों के पत्र आए। तो एक छोटी सी जगह में, जहाँ की मतलब कोई परिवेश मेरा साहित्यिक नहीं था, एक शौक था कि मैं पहले से ही बंगला साहित्य, टैगोर, बंकिम चंद्र और ये सारा कुछ पढ़ती हुई और गुलशन नंदा को भी पढ़ी थी, रानू को भी पढ़ी थी। और जब 86 में काम कर रही थी तो धर्मवीर भारती परशोध था, तो वो भी थे और अज्ञे भी थे और मुक्तिबोध और नागार्जुन और रेणु की धरती की तो मैं बेटी थी। तो शिवानी का साहित्य भी उस समय, तो ये सारा कुछ एक मानस इस तरह का हो गया था कि वो सारी चीजों से गुजरती हुई मुझे अपना एक रास्ता चुनना था। इसलिए मैं बहुत बोल्ड लेखन नहीं कर पाती, लेकिन मैं स्त्रियों के पक्ष में एक साहसी और ऐसी किरदार के रूप में जरूर मेरे भीतर ऐसी स्त्रियां जन्म ले लेती हैं जो विसंगतियों के विरुद्ध आवाज उठा सके। तो उस तरह की मैं नहीं जानती कैसे आती है, लेकिन मुझे कहानी लिखने में समय लग जाता है, एक लंबा समय लगता है। मैं एक सिटिंग में कभी भी मेरी कोई कहानी मेरी पूरी नहीं हुई। मैं कई रातों तक मैं जगी रह जाती हूँ। किरदार मुझे परेशान करते रहते हैं, जब तक वो उस रूप में खड़े नहीं होते मैं नहीं लिख पाती। एक छटपटाहट रहती है मुझे, ना सोना ना खाना, कुछ भी नहीं रुचता, जबकि घर का बहुत बड़ा दायित्व रहता है। मेरे साथ 3 बूढ़े रहे और समय में मेरा भाई गुजर गया 90 के दशक में। 6 पंचे 30 कहानी मेरी अपनी जिंदगी की कहानी, जिसका जिक्र वंदना जी ने किया। वो मेरा इकलौता भाई था और वो ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और मेरा 30 साल का भाई गुजर गया। और उसके 2 छोटे बच्चे थे जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी भतीजी है, प्रोफेसर है, और मेरा भतीजा बड़े कंपनी में कार्यरत है। तो जीवन का ये सब संघर्ष है जो जिसने मुझे अगर मैं नहीं लिखती तो मैं पागल हो जाती, क्योंकि मुझे पारिवारिक दायित्वों के साथ जीना था, मुझे परिवार को भी लेना था और अपने भीतर के उस सपने को भी कोई साकार मूर्त रूप देना था। तो मेरी रचना प्रक्रिया में ये सारे संघर्ष हैं। वो संघर्ष जब आप कहानियों से, मेरे चार संग्रह हैं और मेरी एक भी कहानी ऐसी नहीं जिसमें मेरे भीतर का दर्द किसी और किरदार में आकार नहीं ग्रहण किया। वो सारा कुछ है। खरपतवार में भी वो जो 2 स्त्रियां हैं वो आज के समय की स्त्रियां हैं, लेकिन हमारे समय में भी उस तरह की लड़कियां थीं। बस इतना ही कहूंगी कि कस्तूरी गंध जब मेरी छपी थी तो रजवाड़े की कहानी थी कस्तूरी गंध, और कस्तूरी गंध को लेकर राजेंद्र यादव ने मुझे पत्र लिखा और पत्र वह पोस्टकार्ड आया था। वो 2003 में छपी हंस में, उससे पहले पॉल्यूशन मॉनिटरिंग छपी थी 2000 में। और राजेंद्र यादव का पत्र जो पोस्टकार्ड था उसमें उन्होंने उखड़े हुए लोग से कस्तूरी गंध की तुलना की थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब ऐसी बात है जो मुझे समृद्ध करती है
कि मैं लिखती रहूं। मुझे आज आलोचना में आलोचक या किसी भी बड़ी पत्रिकाओं में जो आलेख छपते हैं उसमें हम लोगों के नाम का जिक्र नहीं होता। यह सच है कि उसमें कुछ नाम है, ऐसे नाम जो लगातार 10 जगह वही नाम रहते हैं, लेकिन हम लोग जो एक कोने में रहकर काम कर रहे हैं उसका नहीं। लेकिन हम लोग के पास आम पाठकों की जो एक आम पाठकों से जो एक जुड़ा है, बहुत बड़ा बल है वो। आज चिट्ठी का जमाना नहीं है, अगर रहता तो हो सकता है कि अलक्षित कोने में वैसे जो लिखने वाले लोग होते हैं वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से आम पाठकों के बीच होते, लेकिन आज तो फेसबुक पर है तो इसका एक बहुत बड़ा समाज है। लेकिन इस समाज में भी बहुत तरह के वाद विवाद हैं, वहाँ संवाद नहीं टिक पाता, वाद विवाद में ही बातें खत्म हो जाती हैं। तो मैं क्या बताऊं, हम लोग सब लेखक हैं और लेखकों के बीच ही आपस में एक सामंजस्य बनाने, अल्पसंख्यक लेखक, सोच लीजिए इतनी बड़ी दुनिया में कितने कम हैं हम लोग, और वहां भी अगर हम लोग एक दूसरे से संवाद नहीं स्थापित करें, सहमति असहमति यह बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं भी कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो हमारे मतलब उस लेखन को लेकर बात होनी चाहिए, असहमति दर्ज होनी चाहिए, उससे कोई रचनाकार समृद्ध होता है। लेकिन आज असहमति अगर कहीं दर्ज की जाती है तो लोग उसको लेखक के भीतर ही उस असहमति का सम्मान नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये भी ट्रेंड नहीं होना चाहिए साहित्य के लिए। साहित्य में आप इस समय आप जो पाठकों की बात कर रही हैं, तो हमारे साथ भी इस समय बहुत सारे आपके पाठक जुड़े हुए हैं, लेखक मित्र जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि पूनम जी हमारे साथ हैं। आप अगर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं, सीधा संवाद कर सकते हैं पूनम जी के साथ। वो अपने मन की बात कह रही हैं, आप भी उनसे पूछ सकते हैं। जी पूनम जी से मेरा एक प्रश्न है कि आप जो मतलब आपने 6 पंचे 30 की कही, तो वो मुझे लग रहा था, क्योंकि कहानी से पढ़ने से उसमें जो भाव आ रहे थे वो मुझे लग रहा था कोई बहुत पास का देखा हुआ, लेकिन जान करके काफी दुख हुआ। लेकिन उसको कहानी को पढ़ने से लग रहा था कि बहुत नजदीक का कोई किस्सा। ये आपकी कहानियों से जानना चाहते हैं कि कई कहानियों में जो आप अंत हैं एकदम से एक मतलब एक अलग दिशा में खुलता है अंत जाकर के कहानी का, तो ये आप किस तरह से साधती हैं? मैंने कहा ना कि मेरे भीतर जो किरदार है वो बहुत लंबे समय तक वो मुझसे जद्दोजहद, एक तरह से सोचिए कि वो जिस रूप में मेरे भीतर है, वो जब तक उस रूप में आकार बाहर नहीं ग्रहण करता मैं उसे निकाल ही नहीं पाती। मैं भीतर ही भीतर उससे मुठभेड़ करती रहती हूँ, क्योंकि वह जिस रूप में मेरे भीतर होता है मैं चाहती हूँ उस रूप में ही वो बाहर आए। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे समय भी लगता है, मैं बहुत जल्दीबाजी में कोई भी रचना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक ड्राफ्ट मेरी कोई भी रचना नहीं है, वो चाहे कविता हो या कहानी हो। मैं अपने लेखन को लेकर खुद बहुत आलोचकीय दृष्टि लेकर चीज़ों को पढ़ती हूँ। एक बार पढ़ती हूँ और हो सकता है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ अलग हो जाए दूसरे सिटिंग में जब बैठती हूँ, तो ऐसा होता है मेरे साथ। पता नहीं लोग लिखते होंगे एक सिटिंग में, मैं नहीं लिख पाती। जी, आपने जब ये बात कही कि आपके भीतर जो कलाकार है, जो पात्र है, वो वैसे का वैसा नहीं आ जाता, इससे मुझे एक बात पूछनी थी। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पात्र अपनी दिशा खुद तय कर लेते हैं, वो अपना चरित्र खुद तय कर लेते हैं। हम क्या सोच करके कहानी शुरू करते हैं और वो कहीं अंत पे पहुंच जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसा क्या हम साध पाते हैं पात्रों को कि जो आपके मन में था वैसा ही आप बिल्कुल पात्र ले आते हैं? क्या पात्र खुद नहीं हो पाते? पात्र हमें के ऐसे साथ जाना है। मुझे, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं मुठभेड़ की स्थिति में रहती हूँ। पात्र मुझे कहीं से कहीं ले जाता है और मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ, इसलिए हर मतलब एक अदृश्य कोना जो होता है जहाँ मैं खुद नहीं जानती हूँ कि कहाँ मुझे जाना होगा, वहाँ मुझे उतरना पड़ता है उसके साथ। और कभी कभी मुझे लगता है, बहुत बार मुझे लगता है
कि वहाँ जाकर ही मैं उससे मिल पाती हूँ उस रूप में, अपने भीतर नहीं मिल पाती। वो मुझे जहाँ लेकर जाता है वहाँ फिर मैं उसके, तो इसका अर्थ है कि मेरे भीतर जो एक विकलता, एक अकुलाहट होती है, वो पात्रों को लेकर होती है कि वह किस रूप में मेरे भीतर आकार लेने के लिए छटपटा रहा है। और तब तो यह जो एक रचने की मतलब रचना एक यातना है, आप सब उससे गुजरती हैं। तो हाँ, तो रचना तो यातना है ही, लेकिन इस यातना में 9 महीने का गर्भ स्त्रियां रखती हैं, अब पुरुष रखते हैं, पुरुष भी तो उस रचना से गुजरते हैं, उनके भीतर भी उस तरह का ही संघर्ष रहता होगा। तो मुझे लगता है कि रचना प्रक्रिया में हर व्यक्ति के भीतर, मेरा अपना भोगा हुआ भी जीवन बहुत कुछ है, लेकिन अपना जीवन स्वानुभूति का वह जीवन कहानियों में नहीं उतरता। देश काल जब उतरता है, जब कबीर कहानी लिखी जाती है, जब युद्धक देही मेरी कहानी लिखी जाती है, जब भी वंदना ने जो कहानी आग है न धुआं, उस तरह की, तो वह देश काल मेरे भीतर उस रूप में मुझे बेचैन करता है, और बेचैन करता है तो उस तरह की चीजें आ जाती हैं। एक कहानी झुनझुना थी बहुत पहले, उस झुनझुना कहानी को लेकर मुझे उस तरह का कि एक किरदार मेरे सामने थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं जिस समाज में रहती हूँ उस तरह बिल्कुल एक जीवंत पात्र, और उस जीवंत पात्र के जीवन में जो कुछ मैं देख पाती थी, कॉलेज से आती थी और उसके बाद जो कुछ घटित होता रहता था मेरे आसपास, वो सब कितने दिन तक, लंबे समय तक वो मेरे भीतर उस तरह से घुमटता रहा, और अंत में उसका अंत दूसरे ढंग से हुआ। वो बिल्कुल कल्पना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेहरा मेरे भीतर रहा, और वही हाथ पकड़ कर वहां तक ले गया। तो आप जो बात कह रही हैं शिवानी, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। वो किरदार हमें खींचता है उस ढंग से अपने पीछे पीछे। वंदना जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे भी पूनम जी से एक बात पूछनी है कि गोविंद मिश्र कहते हैं कि जिस रचना में संवेदनाओं का ताप जितना अधिक होता है वो रचना उतनी ही सार्थक होती है। इसको थोड़ा सा पूनम दी क्लियर करें कि आपके अंदर तो जो संवेदनाएं हैं और जिस तरह से आपने पात्रों को रखा है, तो आप बता सकती हैं संवेदनाओं के ताप के बारे में और रचना की सार्थकता के बारे में। अब रचना सार्थक है कि सार्थक नहीं है, ये तो आप लोग कहिएगा, जो पाठक पढ़ेगा तो कहेगा, मैं तो नहीं कह सकती। पर एक आत्मसंतुष्टि भी होती है, कुछ लिख के कई बार बड़ा लगता है कि शायद संतोष सा हो रहा है कि कुछ मन का लिखा, ऐसा कुछ भी होता है। बिल्कुल, खुद लेखक जब तक मतलब अपनी रचना से सहमत नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, उसको लगता है कि उसने वो जो लिखना चाह रहा है पूरी तरीके से नहीं लिख पा रहा है, तो उसे संतोष जब हो जाता है तभी वो रचना सामने लाता है। बिल्कुल जी, वो पूनम जी की कहानियों में मैंने देखा। मैं संवेदनाओं के ताप की बात कर रही थी, तो दी क्या ये सही है कि जिन रचनाओं में संवेदनाओं का ताप बहुत अधिक होता है वो रचनाएं सार्थक होती हैं? एक प्रश्न था मेरा। बड़े लेखक हैं और वो संवेदनाओं को बहुत दूर तक समझते रहे, हम लोग भी समझते हैं, बिना संवेदना के तो रचना हो ही नहीं सकती। और संवेदना में जितनी गहराई होगी रचना उतनी ही गहरी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। उथला हुआ जो कुछ भी रहेगा ना, ऊपर अचानक एक आवेग की तरह कुछ आया और वो आपको प्रभावित किया और उस प्रभाव में आप कुछ लिख गए, तो वो एक तात्कालिकता उसमें होगी। लेकिन जो रचना अस्थायित्व लेकर कहीं भी रची जाएगी, उसके भीतर संवेदना का ताप उस रूप में जरूर होगा। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोता, हमारे पाठक, लेखक मित्र सभी हैं, आप सब अगर कुछ जिज्ञासा रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। रेखा जी बता रही हैं कि पूनम जी की रचना प्रक्रिया लेखक की सूक्ष्म दृष्टि को दर्शाती है
और वंदना गुप्ता जी कह रही है कि लेखक, आज वंदना जी की बहार है हमारे साथ। वंदना जी कह रही है कि लेखक की लेखन यात्रा पर गहनता से प्रकाश डाला है। और हमारे साथ है राकेश बिहारी जी, वंदना तिवारी जी, आशा सिंह जी, किरण सिंह जी शुरू से बनी हुई हैं। और किरण सिंह जी कह रही हैं कि आम पाठकों से जुड़ाव कम नहीं है, वैसे आप अटूट बंधन पर आ गई हैं तो रचनाएं दूर दूर तक पहुंचेंगी। बिल्कुल सही बात है। इंद्रजीत कौर है हमारे साथ, वो कह रही है कि धर्मवीर भारती जी का कहना है कि जब तक कहानी पूर्ण नहीं होती वो प्रसव पीड़ा की तरह होती है। छटपटाहट साहित्यकार की आवश्यकता है। बहुत सही बात है, ये बिल्कुल। छटपटाहट ही आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। हमारे साथ महादेवी इति जी है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना पूनम जी, सरल स्वाभाविक बातें। किरण सिंह जी है, मधु रानी जी है, और रेखा भारती जी है, आशा सिंह जी, सरिता कुमारी जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मधु रानी जी, और मधु रानी जी ने पंकज जी की समीक्षा की भी बहुत तारीफ की है। और मधुर कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो बता रहे हैं कि समाज की बुराई ही बुराई दिखाना ही साहित्य नहीं है, अच्छाइयों को सामने लाकर पाठक को प्रेरणा दी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और वंदना जी आदेश करें कि आगे कार्यक्रम का, हाँ, मुझे लगता है कि राकेश बिहारी सर कह रहे हैं कि पूनम जी को पढ़ना अपने समय समाज की शल्य क्रिया का साक्षी होना है। वास्तव में जी बहुत बड़ी टिप्पणी है राकेश बिहारी सर की। राकेश जी अभी कथा आलोचना में एक बड़ा नाम है। जी बहुत जी बारीक दृष्टि है, मतलब जी बारीकी से खंगालते हैं कहानियों को। और मैं जी उनका सम्मान करती हूँ, मुझसे बहुत छोटे हैं और जी मुजफ्फरपुर के ही हैं। जी। हम लोगों का सम्मान तो बिल्कुल ज्ञान का मुजफ्फरपुर सम्मान। जी, मुजफ्फरपुर शहर कम से कम काफी रचनात्मक ऊर्जा है यहाँ इस धरती में। और मैं तो रेणु की धरती की बेटी हूँ और कर्म क्षेत्र मेरा मुजफ्फरपुर है। तो एक तरह से सोचिए कि दोनों सब ही तरफ से खाद पानी मिला है आपको। सही कह रही हैं। वंदना तिवारी जी पूछ रही हैं कि नए लेखकों के लिए प्रकाशकों की तलाश एक टेढ़ी खीर क्यों है। कृपया प्रकाश डालिए। प्रकाशक से संबंधित बात पूछ रही है। हाँ, देखिए आज तो प्रकाशकों की भीड़ है, जैसे हाँ, लेखकों की मुझे भी भीड़ है, नहीं लगता कि कमी है। जैसे लेखकों की भीड़ है वैसे प्रकाशकों की भी भीड़ है। बिल्कुल। इसलिए दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हाँ, बड़े प्रकाशक जरूर मतलब नए लेखकों को नहीं तवज्जो देते, लेकिन रचना सबसे पहले है कि अगर रचना पाठक आपको हाथों हाथ ले लेता है तो लेखक खुद से खुद बड़ा होने लगता है। और प्रकाशक की चिंता बहुत नहीं होनी चाहिए। छोटी जगहों से भी अगर आपकी चीजें आती हैं और चीज उस तरह से रहती है और पढ़ी जाने लगती हैं तो फिर आप की स्थापना दूसरे ढंग से हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि किताब कहाँ से आई है उससे ज्यादा ये है कि कहाँ पहुंची है और कितने लोगों ने उसे पढ़ा है और उस पर प्रतिक्रिया दी है। तो हाँ, प्रकाशक चुनना आपके हाथ में है, और पाठक को आपको चुनना उसके हाथ में है। रेणु जी जिस समय थे, रेणु जी को कौन तो खुद वहाँ पटना में जिस समय उनका महिलांचल और अचानक से बड़े हो गए। तो है कि रेणु जी रेणु थे पहले। बेनीपुरी जी थे मतलब यहीं के मुजफ्फरपुर के, और कलम के जादूगर कहे गए, इतने बड़े लेखक। लेकिन उनका अपना प्रकाशन था, दिनकर जी का अपना प्रकाशन था। जो वो लोग तो अपनी चीजें खुद। और नागार्जुन क्या करते थे, वो अपनी कविता की छोटी छोटी बुकलेट के रूप में प्रकाशित करवाकर और ट्रेन में घूम घूम कर, जैसे चना जोर गरम वाला बेचता है चना, और उस तरह वो उस तरह की चीजें बेचा करते थे। सोचिए ये लेखकों की। मार्केटिंग थी अपनी किताब की जो उन्होंने खुद की, और बहुत ही अच्छे तरीके से की। लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। अभी बहुत चकाचौंध का समय है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। आज हम ऐसे ले लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर हम ले लेकर के घूम सकते हैं अपनी किताबों के प्रमोशन के लिए। और अटूट बंधन जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिस पर हम अपनी किताब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी साहित्यिक चर्चा होती है जिससे पाठक जुड़ते हैं।
और अगर वे पढ़ के आपको सराहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो फिर किसी और मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं, सही बात है। एक तो बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ जी हर कोई अपने अपनी मर्जी से अपने ढंग से विश्लेषण कर सकता है, कुछ अपने मन की बात रख सकता है, लिख सकता है। लेकिन यही है सीधा संवाद है ये। हाँ, लेकिन यही है कि बहुत जल्दीबाजी में कुछ-कुछ लाइक भी हो जाता है। मान लीजिए लाइक का बटन एक ऐसा है, जिसमें बिना पढ़े भी लोग उसको ये कर देते हैं, बधाई दे देते हैं, ये कर देते हैं। यह एक ट्रेंड है, तो इससे भी मतलब रचनाएँ इसके नहीं, छल कर चक्रव्यूह नहीं में नहीं आना चाहिए, लाइक और हाँ, कमेंट के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए। नहीं जी। चाहिए। आलोचक का दायित्व आज बड़ा हो जा रहा है कि वो चलनी ले और चीज़ों को चाले। जी बिल्कुल, आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की और मुझे लगता है ये छानने शिवानी वाला जी, काम यहाँ हुआ है। हाँ जी। हाँ, मैं पूनम जी की जो नायिकाएं हैं उस पर मैंने 4 लाइन की कविता बनाई थी, वो मैं बिल्कुल सुनाना स्वागत, चाहूंगी स्वागत। सुना कि दीजिए। दहलीजें लांघना हमारी फितरत तो नहीं, हम्म। दहलीजें लांघना हमारी फितरत तो नहीं, पर हमें अपना जहान तो चाहिए। हथकड़ियां भले पहना दो तुम वजूद को मेरे, पर मुझे अपना आसमान तो चाहिए, क्या पर बात मुझे है, अपना बहुत अच्छा, आसमान तो चाहिए। ये 4 लाइन पूनम जी की नायिकाओं के लिए। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। अच्छी, मतलब अभी पूरा लेखन जो है। शिवानी जी, जी आपको मैं आपकी कहानी से जानी उस दिन, परसों या 2 दिन पहले। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास एक सदी हुई भाषा और ये है। और बहुत वंदना धन्यवाद। जी को भी पहली बार ही पढ़ा जिस समय वंदना ने मतलब ये भेजा, उनकी कहानी भेजी। तो मैं अब से पढ़ूंगी खोज-खोज कर आप लोगों को। इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोग मिले हैं, तो कम से कम यह भी एक संजोग, उपलब्धि सुखद है संजोग है। बिल्कुल। हाँ, मानती हूँ कि क्योंकि वंदना वाजपेयी जी तो बहुत चर्चित हो रही हैं अभी के ई में, और आपको तो मैं बिल्कुल युवा हैं, अभी आपको बहुत काम करना है और तो इसलिए आपकी पहली कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत संभावना है कि आप साहित्य को बहुत दूर तक ले जा सकती हैं। मेरा बहुत स्नेह धन्यवाद आपका। मेरा स्नेह बहुत और सुंदर। आशीर्वाद लीजिए। और बिल्कुल। वंदना जी भी मुझसे छोटी हैं, दोनों वंदना। दोनों जी वंदना को मैं बस यही कहूँगी कि यह बहनापा बनाए रखिए। हम लोगों का स्त्री लेखन सदियों से उपेक्षित रहा है और जी अभी 21वीं सदी में स्त्री लेखन एक बाढ़ की तरह है सामने में। तो इस बाढ़ में आलोचक भी पैदा हो, उस तरह से हम लोगों को के बीच इस तरह का कुछ है कि हम लोग लिख रहे हैं, कहानीकार भी हैं, कवि भी हैं, आलोचना भी रोहिणी अग्रवाल उतना कुछ कर पा रही हैं अभी। तो रश्मि रावत हैं, अच्छा काम कर रही हैं। किरण अग्रवाल हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और कहानीकार लोग भी आपस में एक-दूसरे की चीज़ों को पढ़कर अपनी जो एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसमें भी एक सूक्ष्म दृष्टि है। वंदना जी आलोचना में काम कर रही हैं, खंगाल रही हैं चीज़ों को। तो मैं सोचती हूँ कि आगे के लिए एक अच्छा समय आने वाला है हम लोगों का भी, जब पीछे का सारा अवसाद मिटेगा और स्त्री लेखन मुख्य धारा में होगा। मुख्य धारा में तो है ही, मतलब आलोचना का भी एक नया कैनन आलोचकों को तैयार करना पड़ेगा, एक प्रतिमान स्थापित करना पड़ेगा। यह मेरा बिल्कुल, केवल विश्वास है। तारीफों से काम नहीं होगा। नहीं तो सब एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे, आलोचना में जी, महत्वपूर्ण काम होना नहीं, नहीं, चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही। राकेश बिहारी जी मानते हैं कि स्त्री लेखन महत्वपूर्ण हिस्सा आज स्त्रियाँ लिख रही हैं, कहानी का। जी तो एक बड़ी बात है और उनकी बात हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उम, एक संदेश भी है और आश्वस्ति भी है। जी तो उनको भी मैं अपना स्नेह देती हूँ कि आज हाँ, इस संवाद में वो भी हम लोगों के साथ रहे। ठीक है, जी। आप लोगों का और बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का जो इस बहुत कार्यक्रम से जुड़े। और ऐसी ही किसी पुस्तक पर, किसी चर्चा पर हम फिर इकट्ठे होंगे किसी दिन, जब कि आप लोग फिर से इकट्ठे होंगे और बातचीत करेंगे। और आप जैसा कि पूनम जी कह आत्मीय रही है, आत्मीय आलोचना मंच बना कर रखी हैं आप। जी बिल्कुल। बहुत ये इसी मान से इस मंच का महत्व हो जाता है कि देखिए, आप और हम पहली बार जुड़े, एक दूसरे को पढ़ा
और एक दूसरे को सराह रहे हैं, जान रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी हम एक दूसरे को पढ़ें। तो ये इस कार्यक्रम की, ये अटूट बंधन मंच की एक सफलता कही जाएगी। और ऐसे सफलता के नए झंडे गाड़ने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ, किसी नए लेखक के साथ और किसी नए वक्ता के साथ। लेकिन वंदना वाजपेयी जी बनी रहेंगी हमारे साथ। तो आप सबसे इजाजत लेते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।